हेलो बच्चों, स्वागत आज आपका इस ऑनलाइन सीरीज़ में, जहाँ पर अपन एक हिंदी मीडियम बच्चों के लिए एक सीरीज़ लेके आ रहे हैं। और यहाँ पर अपन डिस्कशन करेंगे अपने फिज़िक्स 11th क्लास की फ़िज़िक्स में जो भी अपने टॉपिक्स कवर्स किए हैं। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे यूनिट एंड डायमेंशन। ठीक है बच्चों, इस यूनिट एंड डायमेंशन में अपन पढ़ेंगे। उसके बाद अपन एरर एंड मेजरमेंट स्टार्ट कर देंगे, इसी का पार्ट है वो भी, राइट। ओके, सबसे पहले अपन फोकस करेंगे यूनिट्स पे, देन डायमेंशन पे, देन एरर वाले पोर्शन पे आएंगे एंड देन मेजरमेंट पे। सो बेसिकली ये सब पढ़ने से पहले अपन ने को एक टर्म के बारे में इंट्रोड्यूस होना पड़ता है जिसका नाम है क्वांटिटी। क्या बेटा जी? क्वांटिटी। क्वांटिटी क्या होता है? कोई भी अमाउंट या कोई भी नंबर, एनी अमाउंट और एनी नंबर, उसी को अमाउंट या नंबर को ही नाम दे दिया गया है क्वांटिटी। ठीक है क्या? जैसे 1 लीटर ऑफ वाटर, 1 लीटर वाटर। तो वाटर जो है वो क्या है आपका, मैं बोल दूँ एक सब्सटेंस है, उसका कितना क्वांटिटी है? 1 लीटर क्वांटिटी है सर। कितना क्वांटिटी है? 1 लीटर क्वांटिटी है। ठीक है, तो ये एक अमाउंट हो गया बेटा, एक नंबर हो गया यहाँ पर। देन बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी की। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? एक ऐसा क्वांटिटी जिसका क्या किया जा सकता है बेटा? मापन किया जा सकता है, मेजर की जा सकती है। ऐसी क्वांटिटी जिसका मापन किया जा सकता है और इसका उपयोग जो है भौतिकी के नियमों को समझाने के लिए उपयुक्त होती है। ये कोई भी भौतिक राशि है, उसका उपयोग किस काम में आता है? मापन के काम में आता है। और ये किसको समझा सकती है? भौतिकी के नियमों को। जैसे मैं बात करूँ लंबाई, किसकी बात करें बेटा जी? लंबाई की। तो यहाँ पर लंबाई आपको बोल दिया गया एक भौतिक राशि है ना, एक भौतिक राशि है। तो ये किस काम में आती है? लंबाई मापने के लिए कौन आता है? जैसे मीटर हो गया, कौन हो गया? मीटर हो गया, सेंटीमीटर हो गया, ये सब इसके मापन की इकाइयाँ हैं। तो लंबाई एक भौतिक राशि है। ठीक है क्या? इसकी सहायता से अपन, अब जैसे इसकी इकाइयाँ मीटर और सेंटीमीटर हैं, तो अपन को पता चल जाएगा कि भाई 1 मीटर है और एक सेंटीमीटर है, तो इनमें कौन ज़्यादा है? 1 मीटर ज़्यादा है ना। ठीक है, तो ये इसकी इकाइयों से पता चल पा रहा है अपन को, इसके मापन से पता चल पा रहा है। यहाँ पर ये 1 मीटर और एक सेंटीमीटर, ये सब क्या है? लंबाई के मापन है। ओके, नेक्स्ट, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर आपको डिफाइन करना है तो फिजिकल क्वांटिटी 2 टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन होता है। किस किस का? एक होता है उसके परिमाण का और दूसरा होता है उसकी इकाई। किसी भी भौतिक राशि को परिभाषित करना है तो 2 चीज़ों को साथ लेके चलना पड़ेगा, परिमाण और इकाई। अकेले परिमाण से काम नहीं बन सकता, अकेले इकाई से काम नहीं बन सकता, दोनों को साथ लेके चलना पड़ेगा। जैसे मैं अगर बोलूँ कि 1, अब ये 1 मैंने मेंशन नहीं किया कि 1 क्या है। ये 1 जो है वो लेंथ है या मास है या ये सेकंड है, क्या है ये 1? अब अगर 1 मीटर बोल दिया तो मीटर क्या बताना चाह रहा है? यहाँ पर यूनिट बताना चाह रहा है। 1 मीटर बोल दिया मतलब किसकी बात कर रहा हूँ मैं? लेंथ की बात कर रहा हूँ। 1 kg बोल दिया मतलब किसकी बात कर रहा हूँ? मास की। 1 सेकेंड बोल दिया मतलब किसकी बात कर रहा हूँ? टाइम की। तो अकेला 1 बोलने से काम नहीं चलेगा, उसके आगे कुछ ना कुछ मेंशन करना पड़ेगा। 1 मीटर, 1 kg या फिर 1 सेकेंड, ऐसा कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा, तब जाके आप निश्चित रूप से बोल सकेंगे कि कौन सी भौतिक राशि की बात कर रहे हैं, राइट। ये कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर डाल रखे हैं कि 3 का कोई मतलब नहीं है, 3 एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। ऐसे ही kg, अब kg कितना kg पता ही नहीं है कुछ, तो केवल kg लिख दूँ। kg का मतलब केवल यूनिट लिख दिया, यहाँ पर केवल मैग्नीट्यूड लिख दिया। तो ये दोनों ही क्या नहीं है? फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी कौन बनेगा? 3 kg बनेगा फिजिकल क्वांटिटी, राइट। फिर अब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो है वो हमेशा कांस्टेंट कंसिडर होती है। अब फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट है तो फिजिकल क्वांटिटी था क्या? एन इंटू यू था फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट है मतलब एन यू को कांस्टेंट होना पड़ेगा। एन यू अगर कांस्टेंट हो गया तो एन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल यू हो गया। इसका मतलब अगर उस क्वांटिटी का यूनिट अगर बड़ा हो गया तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? छोटा होगा। यूनिट बड़ा हो गया तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? छोटा। इसके भी एग्जांपल्स लिख रखे हैं अपन ने। जैसे 3 मीटर और है एक साइड 3 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड कम है। मैग्नीट्यूड कम है तो ये बड़ी यूनिट है,
यहाँ पर उसी 3 मीटर को 300 सेंटीमीटर लिख सकते हैं अपन, जानते हैं आप लोग। तो इस 300 मीटर में मैग्नीट्यूड बढ़ गया तो ये क्या हो गया, यूनिट छोटा हो गया। तो ऐसे पता चल रहा है कि मीटर जो है बड़ा यूनिट है और सेंटीमीटर कैसा यूनिट है, छोटा। फिर एक और चीज़ देख रहे हैं आप लोग, जब भी आपको पता है कि अक्स वाई बराबर कांस्टेंट हो जाए तो अक्स और वाई के बीच कैसा ग्राफ बनता है, हाइपरबोला, हाइपरबोला बनता है। तो ये आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन गया। कैसा ग्राफ है ये, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, आयताकार अतिपरवलय, राइट। उसके बाद अपन ने बात की बेटा भौतिक राशियों के वर्गीकरण की। टोटल 2 आधारों पर अपन ने वर्गीकरण किया। एक था निर्भरता के आधार पर, दूसरा है दिशात्मक आधार पर, राइट। निर्भरता के आधार पर अगर अपन बात करें तो 2 प्रकार की होती है, एक मूलभूत राशि और दूसरी होती है व्युत्पन्न भौतिक राशि। मूलभूत का मतलब है फंडामेंटल। फंडामेंटल कौन होते हैं, वो राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए अन्य राशियों का सहारा ना लेना पड़े, मतलब अन्य राशियों की जरूरत ही ना पड़े, वो खुद में अपने आप में ही वो बेसिक क्वांटिटी है, ठीक है। उनसे पहले कुछ भी नहीं था, वहीं से तैयार हो रहा है, जो भी फिजिकल क्वांटिटी है वहीं से तैयार हुआ है, तो वो मूलभूत हो गई। व्युत्पन्न मतलब उत्पन्न हुए होंगे, किससे उत्पन्न होंगे, वो मूलभूत से उत्पन्न होंगे। तो वे भौतिक राशि जिन्हें व्यक्त करने के लिए मूलभूत भौतिक राशियों की आवश्यकता होती है एवं उन्हें मूलभूत राशियों के गुणन या विभाजन के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। ये इनके एग्जाम्पल हो गए क्षेत्रफल, आयतन एंड बल। अब क्षेत्रफल क्या होता है, 2 लंबाइयों का गुणन ही तो होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। किसका गुणन होता है ये, लंबाई गुणा चौड़ाई। आयतन क्या होता है, लंबाई चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है, तो इसमें 3 लंबाई आ गई। बल क्या होता है, एम इंटू ए होता है। अब एम एक अलग भौतिक राशि है, ए एक अलग भौतिक राशि है, तो एम और ए से मिलकर बल बनाए, राइट। फिर फंडामेंटल भौतिक राशि में कुल 7 होती है। क्या क्या होते हैं याद रखें आप लोग, द्रव्यमान, लंबाई, टेम्परेचर, टाइम, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पदार्थ की मात्रा एंड लास्ट इलेक्ट्रिक करंट। सिंपल बात, नो बकवास। 3 और 3 6 और 1 कितना हो गया, 7 हो गया, राइट। उसके बाद अपन सिस्टम ऑफ यूनिट्स की बात कर लेते हैं। टोटल अपने पास 3 सिस्टम हैं। जैसे पहला है एमके सिस्टम। अब 3 क्वांटिटी ले रखा हूँ मैं, उन्हीं 3 क्वांटिटी के माध्यम से अपन तीनों सिस्टम को समझते हैं। एमकेएस का मतलब है मीटर, के का मतलब है किलो और एस का मतलब है सेकंड। तो लेंथ मीटर में होना चाहिए, द्रव्यमान वो किलोग्राम में होना चाहिए और समय सेकंड में होना चाहिए। ये इनके सिंबल होंगे, मीटर का सिंबल एम, केजी का किलोग्राम का केजी और सेकंड का एस। उसके बाद सीजीएस सिस्टम में तो वापस से वही है, सी का मतलब सेंटीमीटर, जी का मतलब ग्राम, एस का मतलब सेकेंड। तो सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड ये यूनिट हो गई और ये सिंबल हो गए। उसके बाद एपीएस फुट। अब ये देखो, पहला यूनिट जो है वो किसको डिफाइन कर रहा है, लेंथ को ना। तो फुट किसका यूनिट होगा, किसका होगा, लेंथ का। पाउंड किसका होगा, दूसरे को अगर देख पा रहे हो तो मास को डिफाइन कर रहा है, तो ये पाउंड मास की यूनिट है। फिर ये सेकेंड एज इट इज, फुट, पाउंड, सेकेंड, एफटी, एलबी और एस। फिर 7 फिजिकल क्वांटिटी थी, उन सभी के सिंबल देख लेते हैं। लेंथ ये ऐसा ही यूनिट में बात कर रहे हैं बनाना। तो मीटर में होती थी, केजी में, सेकंड में, केल्विन में, एम्पियर में, कैंडेला और मोल, और ये इनके सिंबल है भैया, याद कर लेना है सभी को। उसके बाद सप्लीमेंट्री क्वांटिटी जिनको अपन पूरक राशियाँ बोलते हैं। अब पूरक राशियाँ क्या होती है, जो ना तो फंडामेंटल है और ना डिराइव्ड है, ना तो फंडामेंटल है और ना क्या है, डिराइव्ड है। कितनी क्वांटिटी है, 2 है। कौन कौन, समतल कोण और घन कोण। समतल कोण जो आज तक अपन ने कोण पढ़ा है, इसको 2D का एंगल बोल देंगे, इसको 3D का एंगल बोल देंगे, ठीक है। तो 2D का कोण रेडियन में होता है, 3D का स्टेरेडियन में होता है, ये इसके सिंबल हो गए। अब वापस से दोनों की चर्चा कर लेते हैं। समतल कोण को डिटेल में पढ़ लेते हैं। समतल कोण कैसे पढ़ते हैं अपन, कि सर हम क्या करते हैं, एक आर्क ले लेते हैं, चाप ले लेते हैं। चाप कितने कोण का बना होगा, थीटा का। ये इसका चाप हो गया, ये इसकी त्रिज्या आर है। तो कोण बराबर क्या पढ़ा है अपन ने, 4/त्रिज्या पढ़ा है क्या, कोण बराबर 4/त्रिज्या। फिर ये कोण हमेशा किस में होना चाहिए बेटा जी, रेडियन में। किस में होना चाहिए, रेडियन में। ऐसा यूनिट होनी चाहिए भैया हमेशा। थीटा बराबर L/R हो गया। चाप को मैं L बोल दिया, इसको R बोल दिया।
और ये थीटा हो गया। थीटा बराबर एल अपॉन आर, तो एल बराबर हो गया आर थीटा। ध्यान रखना थीटा हमेशा किस में होगा, रेडियन में, राइट। फिर अगर मान लो रेडियन में ना हो, डिग्री में हो, तो अब आपने तो एंगल के इससे पहले क्या यूनिट समझे होंगे, डिग्री समझा होगा ना, डिग्री समझा होगा। और अभी अपन क्या सीख रहे हैं, रेडियन। रेडियन कैसा यूनिट है बेटा, ऐसा यूनिट है, कैसा यूनिट है, ऐसा ही। अब एक ही चीज़ के दो अलग अलग यूनिट्स हैं, मतलब दोनों में आपस में कोई रिलेशन होगा। सो 180 डिग्री इक्वल्स टू कितना रिलेशन याद रख लेना है, पाई रेडियन। इंपॉर्टेंट है, याद रहना चाहिए भाई। यहाँ से 180 डिग्री पाई रेडियन, तो यूनिट डिग्री कितना होगा, पाई अपॉन 180 रेडियन। और 1 रेडियन कितना होगा, 180 डिग्री अपॉन पाई। इज ओके। देन इसी प्रकार से एंगल का एक और यूनिट होता है जिसको टाइम के टर्म में मेजर करके देता है, और वो कुछ इस प्रकार से बोलता है कि 1 डिग्री एंगल को कवर करने के लिए 60 मिनट लगता है बेटा। ये 1 डेज का मतलब है, ये डेज किसको बताना चाह रहा है, मिनट को। 1 डिग्री एंगल 60 मिनट में कवर होता है। सो 1 मिनट में कितना एंगल कवर होगा, 1/60 डिग्री। ठीक है क्या। ये एंगल की 4 यूनिट्स बताई हैं, डिग्री, रेडियन, फिर आर्क मिनट। आर्क मिनट मतलब 1 डेज लगा दिया, आर्क सेकेंड मतलब 2 डेज लगा दिए, राइट। तो यहाँ पर आपने 1 मिनट का एंगल बता दिया, ठीक है। 1 डिग्री एंगल कवर करने के लिए कितना मिनट लगेगा, टोटल 60 मिनट लगेगा। फिर इस 1 मिनट को अगर यहाँ से देखो तुम लोग, तो ये सर 1/60 तो ऐसा कैसा, फिर ये डिग्री था। अब 1 डिग्री को क्या रखेंगे आप लोग, पाई अपॉन 180 रख दिए। ये कर दिया, तो ये कैलकुलेशन करोगे तो ये कुछ ऐसा रिजल्ट आएगा। तो ये वैल्यू याद रखनी होती है कि 1 मिनट इतना रेडियन होता है। देन 1 सेकेंड। अब 1 सेकेंड कैसे कैलकुलेट करेंगे सर, 1 मिनट का मतलब हो गया कितना, कितना हो गया बच्चों, 60 सेकेंड हो गया। 60 सेकेंड हो गया, और सर ये 60 सेकेंड का वैल्यू ये था, तो अब यहाँ पर 1 सेकेंड बनाना है। 1 सेकेंड बनाना तो 60 को और नीचे भेजना पड़ेगा। तो ये ऑलरेडी ये जो था वो तो ऐसा का ऐसा ही है, क्या एक्स्ट्रा कौन आ गया, 60 आ गया। सो ये वैल्यू इतना कुछ हो गया। तो देन घन कोण। घन कोण जैसे अपन ने पढ़ा था, सोपटी वाला कोण या पैरासूट वाला कोण। ये पैरासूट है, ठीक है, एंड ये इसका सेंटर पॉइंट है, तो सेंटर पॉइंट पे बनाया गया कोण क्या कहलाएगा, इसका घन कोण कहलाएगा, राइट। ओके। अगर इसको एक्चुअल में डिफाइन किया जाए तो कैसे डिफाइन करते हैं अपन, कि ये किसी स्फीयरिकल कोई बॉल है या कोई भी स्पेयर है, उस स्पेयर का कोई ना कोई सेगमेंट है बेटा, ठीक है ना। ये क्लास में उस टाइम पे समझाया गया था कि एक बॉल है, उसमें से आपने कुछ सेक्शन कट कर लिया, जैसा कि यहाँ पर दिख रहा होगा कि ये सेक्शन आपने कट कर लिया। तो ये सेक्शन जितना एंगल इसके सेंटर पे फॉर्म करेगा, उस एंगल को अपन नाम दे रहे हैं कौन सा कोण, सॉलिड एंगल घन कोण। इसका सूत्र क्या होता है, घिरा हुआ क्षेत्रफल बटा त्रिज्या का स्क्वायर, राइट। स्टेन रेडियन में मेजर होता है। ये थी बेटा बेसिकली बातें जो थी वो सिर्फ और सिर्फ किससे रिलेटेड बातें थी, यूनिट से रिलेटेड बातें थी, यूनिट से रिलेटेड बातें थी। एंड मैं बोलूँ क्वांटिटीज को अपन ने समझा है, किसको समझा अपन ने, क्वांटिटी वर्ड को समझा है। और यूनिट्स का कन्वर्जन अपन आगे सीखेंगे, लेकिन अभी यूनिट जाने अपन ने कि ऐसा ही सिस्टम क्या होता है, CGS क्या होता है। क्वांटिटी को समझा है कि क्वांटिटी कैसे डिफाइन करते हैं, राइट। फिर फंडामेंटल क्या होता है, और सप्लीमेंट्री क्या होता है, और डेराइव्ड क्वांटिटी क्या होता है। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, अपने 4 पोर्शन थे, 4 पॉइंट थे पहले, क्या क्या थे। यूनिट हो गया अपना, अब बारी आती है डायमेंशन की। तो अपन डायमेंशन को स्टार्ट कर देते हैं। सो डायमेंशन को समझते हैं अपन, भौतिक राशि की विमाई, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। पहली चीज़ तो डायमेंशन है क्या, डायमेंशन काम किस काम में आते हैं। ये भौतिक राशि की विमाएँ या उन घातों को कहते हैं जिन्हें उस राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पर लगाना पड़े। कोई भी भौतिक राशि है तो उस भौतिक राशि को मूल राशि के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अब मूल राशियों के रूप में व्यक्त करेंगे तो मूल राशियों की गाथें बनेंगी। उन गाथों को अपन नाम दे दिए कि ये एक विमा बन गई। क्या बन गई है बेटा जी, विमा। विमा को हमेशा इस स्क्वायर ब्रैकेट में अपन फिट करते हैं, ठीक है। ओके, जैसे द्रव्यमान। अब द्रव्यमान तो खुद ही मूलभूत राशि है, तो इसमें m की घात 1 होगी। समय में कितना होगा, 1 होगा। ये सारे मूलभूत हैं, द्रव्यमान, समय, लंबाई, ये मूलभूत है, तो इनकी तो खुद की आपस में एक ही घातें होंगी। अब क्षेत्रफल मूलभूत नहीं रहा, क्षेत्रफल डेराइव्ड हो गया ना। किससे डेराइव्ड हुआ था, 2 लेंथ से मिलकर डेराइव हुआ था ही, तो l की घात 2 आ गई। आयतन 3 लेंथ से मिलकर डेराइव होगा।
फिर वेग। वेग क्या होता है बेटा, वेग या चाल में बात करूँ तो ये दूरी बटा समय या फिर विस्थापन बटा समय होते हैं। अब दूरी और विस्थापन की क्या होती है, दूरी और विस्थापन की क्या होती है भाई, दूरी जो है वो मीटर में मापी जाती है और विस्थापन भी किसी में मापा जाता है, मीटर में। तो ये लंबाई के बराबर होंगे। तो बोल दूंगा कि यहाँ पर क्या बन जाएगा सर, L/T बन जाएगा क्या, और L/T बन गया, टी ऊपर चला गया तो क्या बन जाएगा, LT-1 बन जाएगा क्या। फिर त्वरण, त्वरण क्या होता है बेटा जी, वेग बटा समय होता है क्या। वेग का अभी भी लिखवाया गया तुम्हें, कितना होगा L/T-1 और बटा कितना हो गया टी, तो कितना बन गया L/T-2 बन गया, राइट। देन नेक्स्ट संवेग और आवेग क्या होता है, ये द्रव्यमान गुणा वेग, तो द्रव्यमान m हो गया, वेग कितना हो गया L/T-1, ऊपर से लिख रखा है अपन ने, तो ये बन गया इसका। फिर बल का ये बन जाएगा, ये कुछ अपन इस प्रकार से डेराइव किए थे क्लास में, आप लोग देख सकते हैं भाई। ये कुछ 30 के आसपास मैंने मेन चीज़ें लिखवा दी हुई थी एंड इनको तुम्हें याद रखना होता है समझ के। उसके बाद अपन बात करते हैं बेटा जी वी में विश्लेषण के अनुप्रयोग। वी में विश्लेषण के अनुप्रयोग में सबसे पहले इसके टोटल ये ध्यान रखो कि तीन अनुप्रयोग थे। अनुप्रयोग का मतलब उसका काम, एप्लीकेशन, कहाँ उपयोग आ सकता है, कैसे यूज हो सकता है। तो 3 तरीके से यूज हो सकता है भैया। एक तो क्या कहता है, किसी भी भौतिक संबंध की सत्यता की जांच हो सकती है। किसकी जांच हो सकती है, सत्यता की जांच हो सकती है कि वो सही है या गलत है। दूसरा क्या है, एक पद्धति से दूसरी पद्धति में भेज सकता है, एक इकाई पद्धति से दूसरी इकाई पद्धति में भेज सकता है भैया, कौन, वीमीय विश्लेषण। फिर तीसरा क्या है, कोई नया भौतिक संबंध तैयार करके दे सकता है, नया भौतिक संबंध बना सकता है भैया, नया भौतिक संबंध बना सकता है। पहली चीज़ तो इसके 3 काम समझ आ जाने चाहिए, उनमें अपन सबसे पहले स्टार्ट करेंगे भौतिक संबंध की वीमीय सत्यता की जांच करना। अब भौतिक संबंध की वीमीय सत्यता की जांच करना, उससे पहले कैसे जांच करेंगे, उससे पहले अपन कुछ बातें ध्यान रखेंगे। क्या क्या बातें हैं, गौर से सुन लेना भाई। एक भौतिक संबंध में उपस्थित सभी पदों की विमा समान होनी चाहिए, कोई भी भौतिक संबंध है ना। तो जैसे मैंने बोल दिया C = A+B, C = A+B, इसमें कितने पद हैं टोटल, 1 पद है, 2 पद है और 3 पद है, ठीक है ना। ऐसे C = AD, AB बोल दो, इसमें कितने पद है, 2 ही पद है भैया, एक ये पद है और एक ये पद है, ये टोटल एक ही पद काउंट होगा। यहाँ पर ये अलग अलग सेपरेटेड है बेटा, अलग अलग है, तो ये 2 अलग अलग काउंट होंगे और ये एक ही काउंट होगा। पहली चीज़ तो पद समझ आ जानी चाहिए, पद कितने हैं। इसमें इस सूत्र में 3 पद दिख रहे होंगे और इसमें कितने पद दिख रहे हैं, 2, ठीक है साहब। अब ये अगर बोल दिया जाए कि एक भौतिक संबंध है, भौतिक संबंध है तो इसमें जितने भी पद होंगे उन सभी पदों की विमा समान होगी, उन सभी पदों की विमा समान होगी। इसका मतलब C की विमा किसके बराबर होगी, A के बराबर, और A की विमा किसके बराबर होगी, B के बराबर। ऐसे यहाँ पर C की विमा सीधा AB के बराबर होगी इस बार, क्योंकि AB पूरा एक ही पद है ना, और वो किसके बराबर है, C के बराबर। तो C की विमा किसके बराबर होगी, AB के बराबर। ऐसा क्यों हो रहा है, उसका कारण क्या है, देखो जैसा कि तुम्हें दिख रहा होगा कि C = A+B है, मतलब A में कुछ जुड़ा है और फिर वो किसके बराबर हो रहा है, B के। तो अब जैसे बोलो 1 किलोग्राम + 2 किलोग्राम करो तो सही बात है, लेकिन तुम बताओ 1 किलोग्राम + 1 मीटर कर दिया तो सही बात है या गलत बात है, गलत बात, क्योंकि यहाँ तो भौतिक राशि अलग अलग हो गई ना। तो अलग अलग भौतिक राशियाँ जुड़ कैसे सकती है सर, समान भौतिक राशियाँ जुड़ सकती है। इसका तो हमें रिजल्ट पता है, 1 किलोग्राम + 2 किलोग्राम का रिजल्ट हमें पता है सर, 3 किलोग्राम आएगा, हाँ है ना। लेकिन इसका रिजल्ट जानते हो क्या रे नमूनो, नहीं जानते ना। तो इसका रिजल्ट नहीं जानते, इसका मतलब सीधी सी बात हम ये ध्यान रखेंगे कि एक भौतिक संबंध में जितने भी पद होंगे उन सभी की विमा समान होनी चाहिए, बस वो क्यों होनी चाहिए वो समझा दिया जाए आपको, ओके। जैसे क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो तुम्हें एक क्वेश्चन दे दिया गया, V बराबर कितना है, U + AT², कितने पद है काउंट करो, 1 2 3, सभी पदों की विमा बराबर होनी चाहिए, इसकी और इसकी बराबर होनी चाहिए भैया। तो ये वेग है, ये भी वेग है, ये त्वरण गुणा T² है, तो वेग का क्या होता है, L/T-1, इसका L/T-2 और T2 हो गया, तो ये गया, ये L के बराबर। यहाँ पे तो मास्टर सही था लेकिन यहाँ गड़बड़ हो गया, यहाँ पर तो L/T-1 चाहिए, जबकि यहाँ क्या मिला है, केवल L मिला है, इसलिए संभव नहीं है।
अगला क्वेश्चन आ गया भाई। यहाँ पर एक वॉन डर वाल्स समीकरण है, ठीक है। ये वास्तविक गैस का एक समीकरण होता है जो कि तुम्हें बता दिया गया है कि P प्लस ए बटा वी स्क्वायर वी माइनस बी, और इधर कर दिया बेटा जी आर टी, वी माइनस बी, उधर कितना कर दिया आर टी। अब देखो वापस से ट्रिक लगाओ, तुम्हारी बस सेम ट्रिक होनी चाहिए। ये बताओ इसमें ये पूरा का पूरा एक पद काउंट होगा क्या? बिल्कुल। ये भी पूरा का पूरा एक पद काउंट होगा क्योंकि ये पूरा का पूरा गुणा में आ रहा है बेटा, और ये भी गुणा में आ रहा है, तो पूरा का पूरा एक काउंट होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कि P प्लस ए बटा वी स्क्वायर है, तो P में कुछ जुड़ रहा है, P में जुड़ा होगा तभी जुड़ा होगा ना जब इसकी विमा इसके बराबर हुई होगी, पूरे के बराबर हुई होगी। बोलो भैया, तो P की विमा किसके बराबर कर देनी है? ए बटा वी स्क्वायर की। ऐसे V में से B घटाए, घट तभी सकता है जब समान प्रकार की भौतिक राशि रही होगी, क्योंकि समान प्रकार वाली भौतिक राशि को जोड़ा या घटाया जा सकता है, यहाँ से देख लो आराम से, ठीक है ना। तो ये V की विमा किसके बराबर हो जाएगी? B के बराबर। V की विमा किसके बराबर हो जाएगी? B के बराबर। तो B का मान ये आ जाएगा, एक का मान ये आ जाएगा। ओके नेक्स्ट, अगेन तुम्हें क्वेश्चन बोला गया है, यहाँ पर तुम्हें A और B की विमा बतानी है। तो जैसे यहाँ पर अक्स दे दिया गया और यहाँ पर टी क्यूब दे दिया गया, तो वापस से देखो एक पद ये हो गया, एक ये हो गया और एक पद ये हो गया, सभी पदों की विमा समान होनी चाहिए। तो V की विमा किसके बराबर होनी चाहिए? V की विमा बराबर होनी चाहिए ए टी स्क्वायर के, और किसके बराबर होना चाहिए? बी एक्स अपॉन टी क्यूब के बराबर होना चाहिए। अब V का क्या होता है बताओ ज़रा? एल टी माइनस वन होता है क्या? ये एल टी टू हो गया क्या बेटा जी? सॉरी, ये आपका ए तो बताना है ना आपको। तो ये टी प्लस टू है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा क्या? तो टी माइनस थ्री हो गई भैया, ए की विमा आ गई आपकी, विदाउट। उसके बाद नेक्स्ट बी की बतानी है, तो वापस से इसके साथ तुलना कर लो। ये एल टी माइनस टू था, उधर बी एल और ये हो गया, ये टी थ्री है तो ऊपर जाएगा तो माइनस थ्री हो जाएगा भैया, राइट। अब टी माइनस थ्री है, इधर प्लस माइनस वन है तो इधर आएगा तो प्लस थ्री हो जाएगा, तो टू छोड़ेगा और एल से एल तो गायब हो जाएगा इस बार, तो बी का भी हो जाएगा टी टू बेटा, कितना हो जाएगा? टी टू। ये अगेन यहाँ पर ए में से एक्स स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले सभी क्वांटिटियों की डायमेंशन जो होनी चाहिए सेम, तो ए की डायमेंशन किसके बराबर कर देनी है? एक्स स्क्वायर की, एक्स बोले तो एल स्क्वायर, और फिर ऊपर वाले की पूरी की एल स्क्वायर डायमेंशन आएगी, नीचे वाले की क्या आ जाएगी? बी इंटू टी आ जाएगी। टी यहाँ पर शक्ति है, शक्ति की डायमेंशन क्या होती है बच्चों? एम एल टू टी माइनस थ्री, हाँ है ना। उसके बाद सीधा सा कर लो इसको, यहाँ से एल टू से एल टू चला गया, बी का भी आ जाएगा बेटा एम माइनस वन, सॉरी टी टू। नया एक नोट पॉइंट समझते हैं अपन कि अभी तक जितनी भी प्रॉब्लम्स की, उन प्रॉब्लम्स में अपने पास क्या नहीं था? कोई भी गणितीय नियतांक नहीं था। गणितीय नियतांक नहीं था मतलब जैसे पाई हो गया, ई हो गया, ठीक है, त्रिकोणमितीय फलन हो गया। तो पहले नोट पॉइंट को पढ़ लेते हैं अपन। क्या बोला गया है कि सभी गणितीय संख्याएं जैसे एक, एक बटा दो, पाई, ई और त्रिकोणमितीय फलन, गणितीय संख्याएं, त्रिकोणमितीय फलन, लघु गुणक फलन और घातांकीय फलन, ये सब के सब विमायन होते हैं, क्योंकि ये मैथमेटिकल नंबर है बेटा, और जितने भी मैथमेटिकल नंबर होते हैं वो सारे सारे विमायन होते हैं। अब साथ ही देखो ये फलन तो विमायन होते हैं, साथ ही इनके अंदर के जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, इनके अंदर के जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, जैसे आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या है? किसी फलन के अंदर बैठी हुई चीज़, ये साइन है, इसके अंदर बैठा हुआ कुछ भी होगा वो आर्ग्यूमेंट होगा, राइट। तो सभी फलनों के अंदर के जो आपके आर्ग्यूमेंट होंगे वो भी क्या होंगे? विमायन। फलन तो होंगे होंगे, साथ ही उनके आर्ग्यूमेंट भी क्या होंगे? विमायन। जैसे इस प्रॉब्लम में समझ लेते हैं, ये पूरा तो विमायन होगा ही होगा, लेकिन ये ई जो है वो चरघातांकीय फलन है, तो यहाँ पर ये जो अल्फा टी स्क्वायर है वो इसका आर्ग्यूमेंट कहलाएगा, ये भी विमायन होगा भैया, और ये पूरा का पूरा विमायन हो ही चुका था। तो सीधी बात है वी की विमा किसके बराबर हो जाएगी? एफ अपॉन बी, बीटा के बराबर हो जाएगी। तो बीटा का वैल्यू आ जाएगा एफ अपॉन बी, बीटा का वैल्यू आ जाएगा एफ अपॉन बी। फिर अगर ये विमायन है तो अल्फा
टी की घात 2 का वैल्यू कितना होना चाहिए 0। तो ये कितना हो गया अल्फ़ा टी की घात माइनस हो गया, बोलो ना, ये ऐसा होना चाहिए 0, ऐसे नहीं लिखते अपन, ठीक है क्या। ओके, फिर अगेन देखो ये क्या कहलाएगा आपका, क्या कहलाएगा बच्चों, आर्गुमेंट। तो आर्गुमेंट तो विमाइन होना चाहिए, साथ ही त्रिकोणमितीय फलन भी क्या होना चाहिए, विमाइन होना चाहिए, राइट। सो पहले इसको 0 कर देंगे अपन, एंड देन इसको ये 0 हो गया तो वी की विमा सीधी किसके बराबर होगी, बीटा की, यहाँ वी क्या है वेग है, कर लेंगे अपन सिंपल। ये था पहला एप्लीकेशन। देन आती है बात नए संबंधों को व्युत्पन्न करने की। तो 3 एप्लीकेशन थे, पहला एप्लीकेशन ख़त्म होता है। पहला एप्लीकेशन क्या था, सत्यता की जांच कर रहा था, और सत्यता की जांच करने में हमने कुछ 2-3 रूल पढ़े। क्या क्या, एक तो जितने भी भौतिक राशियाँ जुड़ेंगी या घटेंगी या बराबर होंगी उन सभी की विमा समान होनी चाहिए। दूसरा, जितने भी आपके गणितीय फलन होते हैं वो सब के सब विमाइन होते हैं, साथ ही उनके अंदर के जो आर्गुमेंट होते हैं वो भी विमाइन होते हैं। उसके बाद आती है बात किस पे बेटा जी, नए भौतिक संबंध को बनाने की बात आती है। किसको बनाने की बात आती है, नए भौतिक संबंध को बनाने की बात आती है। तो एक बार समझ लेते हैं क्या बोला इसने, कि यदि भौतिक राशि अक्स, कोई भी भौतिक राशि है, अक्स बोल दिया, उसका सूत्र बनाना है, और वो भौतिक राशि किस किस के ऊपर निर्भर कर रही है, ABC पर निर्भर कर रही है। तो इसका सूत्र क्या बनेगा, ए की घात अल्फा, बी की घात बीटा, सी की घात गामा, राइट। अब ये अल्फा बीटा गामा कैलकुलेट करने होते हैं आपको। कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो ये क्वेश्चन, जैसे किसी फोटोन की ऊर्जा E है, वो प्लांक नियतांक, प्रकाश की चाल और लैम्डा पर निर्भर कर रही है, आपको ये बोला गया है। तो H की घात अल्फा बोल दिया, सी की घात बीटा बोल दिया, लैम्डा की घात गामा बोल दिया। अब ए की विमा ये लिख दी, H की विमा आपको बताइए, सी की विमा ये लिख दी और लैम्डा की विमा ये रख दी, राइट। अब देखो LHS साइड में घातें काउंट करो, M की कितनी घात है, 1। RHS में M की घात होगी नो बेटा, ये 1 है, और ए की घात अल्फा, ए की घात अल्फा क्या हो जाएगा अल्फा, एल की घात होगी नो, यहाँ से 2 अल्फा आया, यहाँ से बीटा आया और यहाँ से गामा आया, तो 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। टी की घात होगी नो, माइनस अल्फा यहाँ से माइनस बीटा यहाँ से, ठीक है। ओके, देन घातों की तुलना कर लेते हैं। तो अल्फा का मान तुम्हें कितना दिख जाएगा इधर 1, इसका मान कितना दिख जाएगा 2, एंड ये जो चीज़ है इस चीज़ का मान माइनस अल्फा माइनस बीटा का मान -2 दिख जाएगा। तो 3 समीकरण हो जाएंगे, अल्फा का मान 1, 2 अल्फा प्लस बीटा, 2 अल्फा, अल्फा का 1 रख ही दिया, प्लस बीटा, बीटा कैसे निकालेंगे अपन, इसकी तुलना करे होंगे, माइनस अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू कितना होना चाहिए -2, यहाँ से बीटा का वैल्यू 1 आ जाएगा, और गामा में ये रख देंगे, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट अब ये सूत्र बनाना है अगेन, इस बार आवर्तकाल का सूत्र बनाना है अपन को, और आवर्तकाल किस किस के ऊपर निर्भर कर रहा है, 3 भौतिक राशियाँ हैं, G, M और R। तो G, M और R, उनकी घात अल्फा बीटा और गामा, सबकी विमा रखेंगे। तो ये टी की विमा ये होती है, G की ये होती है, M की ये होती है, R की ये होती है। फिर इधर M की घातों को गिन लेंगे, इधर L की घातों को गिन लेंगे, इधर T की घातों को गिन लेंगे, पर जितनी घात M की इधर है उतनी घात इधर होनी चाहिए, तो अल्फा बीटा गामा कैलकुलेट हो जाएगी, राइट। फिर ये आपका फाइनली ये सूत्र बन जाएगा। देन नेक्स्ट, अब की बार तुम्हें मूलभूत राशि किसको लेना है, F, A और T को, किसका सूत्र बनाना है, लंबाई का। तो लंबाई समानुपाती F की घात अल्फा, A की घात बीटा, T की घात गामा, कर दिया। उसके बाद L का विमा L ही होगा, F का विमा ये होगा, A का विमा ये होगा, त्वरण है यहाँ पर, और T का विमा T रहेगा। फिर घातों को गिन लो बेटा, LHS में L की घात 1 है, M की घात 0 है, T की घात 0 है। RHS में M की घात टोटल यहाँ से बनेगी केवल, इसमें M है नहीं, इसमें भी नहीं है M, तो ये बन गया M की घात अल्फा। फिर L गिनो यहाँ से, L की घात अल्फा और L की घात बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा। अगले में गिनोगे तो -2 अल्फा, इसमें -2 बीटा और इसमें गामा, तो ये T की घात है कि नहीं। फिर घातों को बस क्या करना होता है, बराबर करना होता है। नेक्स्ट तीसरा एप्लीकेशन आता है अपने पास, जो कि क्या करता था बेटा, एक इकाई पद से दूसरी इकाई पद में परिवर्तन करना सिखाता था। तो कैसे परिवर्तन करते हैं, हमें पता है कि कोई भी भौतिक राशि है उसका क्या निरूपण होता है, n गुणा u, और भौतिक राशि हमेशा क्या रहती है, नियत रहती है क्या। तो n1 u1 बराबर क्या लगा सकते हैं अपन, n2 u2, मतलब एक इकाई पद्धति से दूसरी इकाई पद्धति में जा रहे हैं अपन,
पहली इकाई पत्ती में उसका परिमाण n1 था, इकाई u1 थी। तो दूसरी में गए तो परिमाण चेंज हो गया, n2 बन गया, इकाई क्या होगी u2। जैसे एक सिंपल सी बात है कि 1 मीटर को सेंटीमीटर में बनाओगे तो 100 सेंटीमीटर लिखोगे ना। इधर 1 मीटर किसको निरूपित कर रहा है, लंबाई को, ये भी किसको निरूपित कर रहा है, लंबाई को, उसी लंबाई को निरूपित कर रहा है। इसका मतलब भौतिक राशि वो की वही रही है, आपकी फिजिकल क्वांटिटी क्या रही है, वो की वही नियत रही है। बट फिजिकल क्वांटिटी में क्या हो गई, इकाइयाँ बदल गई और परिमाण बदल गई। तो n1 u1 बराबर n2 u2 लगाना है हमेशा। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें आप लोग, हमेशा ऐसा करना है। अब मैंने मान लिया कि जिस भौतिक राशि को आप परिवर्तित कर रहे हो उस भौतिक राशि की जो विमा है वो क्या होगी, m की घात a, l की घात b और t की घात c। फिर यहाँ पर मैंने लगा दिया n1 u1। तो n1 ऐसा क्या है, u1 m1 की घात a, l1 की घात b, t1 की घात c, m2 की घात a, l2 की घात b, t2 की घात c। अब n2 ज्ञात करना है, n2 ज्ञात करना है तो इस पद को नीचे भेजना पड़ेगा। नीचे भेजा तो इधर m1 की घात a था, इधर m2 की घात a था, तो m1 बटा m2 की घात a हो गया। ऐसे l1 बटा l2 की घात b हो गया और t1 बटा t2 की घात c हो गया। राइट। एक सिंपल सा प्रॉब्लम आया, देखो 1 किलोग्राम है, ये मीटर स्क्वायर हो गया, सेकेंड -2 हो गया। इसको इसमें बदलना है, क्वेश्चन आ गया हमारे पास, ठीक है क्या। इसी को दूसरे रूप में ऐसे बोल सकते हैं कि ये जो है इसको जूल के नाम से जानते हैं और इसको अपन अर्ग के नाम से जानते हैं बेटा। ये एक ऐसा यूनिट है, ध्यान रखेंगे आप लोग कि अगर ऐसा लिखा होता है तो ये जूल बन जाता है, ऐसा लिखा होता है तो वो अर्ग बन जाता है। ओके, अब अपन को बताना है कि ये इधर इस इकाई पद्धति में अगर इसका परिमाण 1 है तो इस इकाई पद्धति में जब आए तो इसका परिमाण बताओ कितना आया। तो सबसे पहले भौतिक राशि की विमा लिखो, ये लिख दी विमा, n1 u1 बराबर n2 u2 लगा दो। तो n2 का वैल्यू क्या हो गया, n1 u1 बटा u2 हो गया। अब n1 का वैल्यू क्या है, इसका n1 कितना है, 1 है। फिर m1 l1 t1 और ये m2 l2 t2 ये कर दिया, ये बना ही लिया था अपन ने, राइट। अब m1 किस में था, ढंग से देखो तो किलोग्राम में, m2 किस में है, ग्राम में, ये किलोग्राम में है, ग्राम में है। l1 किस में है, मीटर में, l2 किस में है, सेंटीमीटर में, ये सेकंड में है, ये भी सेकंड में, ठीक है। फिर आपको पता है किलोग्राम में ग्राम है तो 10 की घात 3 ग्राम होगा इसमें, इसमें 10 की घात 2, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है ना। फिर सेकंड में कोई चेंज होगा नहीं तो ये चला जाएगा और यहाँ से वैल्यू आ जाएगी, ये बन जाएगा। फिर न्यूटन को डायन में बदलना है। अब न्यूटन को बदलना है, न्यूटन कैसे बनता है, न्यूटन एक ऐसा इकाई है, मतलब जो द्रव्यमान हो किलोग्राम में लिया होगा, लंबाई मीटर में ली गई होगी और टाइम किस में लिया होगा, सेकेंड में। तो इधर द्रव्यमान ग्राम में आएगा, सेंटीमीटर में और सेकेंड -2 में। और यहाँ से ये n2 किलोमीटर कर लेना है अगले को, सीधा कर लो, सीधा सा है कि यहाँ पर 10 की घात 3 ग्राम होगा, ये कितना होगा, 10 की घात 2 सेंटीमीटर होगा। सेकंड वाले को चेंज नहीं करना है, इधर है ग्राम सेंटीमीटर सेकंड -2, ये से ये भग जाएगा, ये से ये भग जाएगा, ये से ये भग जाएगा, और 2 और 3 कितना हो गया, 5 हो गया आंसर। ये से किया है बस। सबसे पहले विमा लिखो, फिर m1 बटा m2 की घात a, l1 बटा l2 की घात b और t1 बटा t2 की घात c, ये कर लेंगे। ए बी सी की वैल्यू तुम्हें पता है, 1 और -2 है, 1 और -2 है। n1 का वैल्यू तुम्हें पता ही था, यहाँ पर 1 है, ये ऐसे करो, आंसर हो जाएगा। देर आगे अगेन अब की बार तुम्हें इसी का 5 जूल है बेटा, कितना जूल है ये, 5 जूल है, 5 जूल को परिवर्तित करना है। तो पहले तो 5 जूल का क्या होगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर और सेकेंड -2, इसमें था ये भैया, ठीक है क्या। इसको किस में बदलना है, इस वाली इकाई पद्धति में बदलना है। तो सबसे पहले भौतिक राशि की विमा पहचानो, क्या विमा हो गई, ml2 t-2। फिर ये इसका n1 हो गया, ये इसका u1 हो गया, ठीक है। तो हमारा n2 का सूत्र क्या होता है, n1 u1 बटा u2 होता है क्या। यहाँ से n1 का वैल्यू तो 5 हो गया, u1 बताओ क्या लिखोगे आप, m1 बटा m2, l1 बटा l2 की घात 2 और t1 बटा t2 की घात -2। अब m1 5 जूल था तो ये किलोग्राम में था भैया m1। m2 कितना लेना है तुम्हें, 1 किलोग्राम लेना है। l1 कितना लेना है तुम्हें, l1 भैया मीटर में था। l2 किस में लेना है सर, d मीटर लेना है। और t1 कितना था सर, सेकेंड था। t2 कितना होगा सर, g सेकेंड लेगा सर। मीटर से मीटर गया, किलोग्राम से किलोग्राम गया, सेकेंड से सेकेंड गया, और क्या बच गया देखो, ये नीचे तो ये b² हो गया, ये g -2 होगा तो ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 5g² बटा के b² हो गया। फिर v में विश्लेषण की कुछ सीमाएं, कुछ कमियां, क्या क्या कमियां हैं,
इन विधियों से उत्पन्न किए गए संबंधों में विमाहीन नियतांक की सूचना प्राप्त नहीं हो सकती। नहीं हो सकती, बिल्कुल सही बात है भाई। वो विमाहीन है तो अब वो विमाहीन है तो वो किसी सूत्र में आएगा या नहीं आएगा वो नहीं बता सकते ना अपन। जैसे काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होती है तो ये एम वी स्क्वायर तो उत्पन्न किया जा सकता है, लेकिन हाफ कैसे उत्पन्न करेंगे, ये तो विमाहीन है। यस। फिर विमाहीन विश्लेषण उन सूत्रों को निर्माण नहीं कर सकता जिनके बीच में प्लस आए। बिल्कुल सही बात है। जितने भी सूत्र निरूपित आपने निर्माण किए हैं वो सभी सूत्र तभी निर्माण किए जा सकते हैं जब सारी की सारी भौतिक राशियाँ गुणा में हो। ये सदिश और अदिश होने की जानकारी नहीं दे सकता। और यदि विमाएँ दी गई हो तो भौतिक राशि का अद्वितीय होना जरूरी नहीं है। मतलब एक ही विमा जो है अलग अलग प्रकार की भौतिक राशियों की हो सकती है। जैसे दूरी, विस्थापन, लंबाई, तरंगदैर्घ्य और त्रिज्या सबकी समान विमा होती है बेटा। यह विधि उन सूत्रों को तैयार नहीं कर सकती जिनमें घातांकीय और ये फलन आते हैं, क्योंकि ये भी सारे क्या होते हैं, विमाहीन होते हैं। विमाहीन फलनों को नहीं निकाला जा सकता यहाँ से, सबसे बड़ी कमी है। ठीक है ना। नियतांक को नहीं ज्ञात किया जा सकता, उन सूत्रों को नहीं बनाया जा सकता जिनके बीच में प्लस और माइनस आ रहा हो। सिर्फ वही सूत्र बनाए जा सकते हैं जो गुणा और भाग में हो। ठीक है। फिर आगे नेक्स्ट थोड़ा सा टॉपिक आता है सिग्निफिकेंट फिगर। एकदम टपोरी सा टॉपिक है। पहली चीज़ तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं, सार्थक अंक। ये दो नंबरों का योग होते हैं। रिलायबल और अनसर्टेन। अनसर्टेन वो होते हैं जो लास्ट में आते हैं। जैसे 1.23 कोई मेजरमेंट है तो ये अनसर्टेन है, बाकी सारे के सारे रिलायबल है। तो रिलायबल कितने हो गए, 2, और अनसर्टेन कितना हो गया, 1। सिग्निफिकेंट 3 हो गए टोटल। सार्थक अंक किसी मापन की परिशुद्धता को निर्मित करते हैं, उसकी प्रिसीजन को मेजर करते हैं बेटा। जितना ज़्यादा सार्थक अंक होगा वो मापन उतना ही ज़्यादा प्रिसीजन होगा भैया। आगे हाउ टू मेजर सिग्निफिकेंट फिगर। एक सिंपल सा चार्ट है। दो प्रकार के नंबरों में डिवाइड कर सकते हैं अपन, जीरो में या नॉन जीरो में। नॉन जीरो हमेशा सिग्निफिकेंट होते हैं, चाहे वो उनमें डेसिमल हो चाहे ना हो, हमेशा सिग्निफिकेंट होगी। अब जीरो 3 जगह हो सकता है, या तो आगे या बीच में या पीछे। आगे वाला कभी भी काउंट नहीं होगा, चाहे डेसिमल में आए चाहे विदाउट डेसिमल आए। देखो यहाँ पर विदाउट डेसिमल है, बट यहाँ पर विथ डेसिमल है। डेसिमल के साथ आया तो भी काउंट नहीं हुआ, विदाउट आया तो भी काउंट नहीं होगा। इसमें भी सिग्निफिकेंट 3 है, इसमें भी 3 है। फिर ट्रेप्ड है वो हमेशा सिग्निफिकेंट होगा, चाहे डेसिमल में आए चाहे विदाउट आए। यहाँ पर देखो 123.04 था, बीच में आ गया, फंस गया। ये जीरो भी बीच में फंसा हुआ है तो सिग्निफिकेंट काउंट होगा। विथ डेसिमल आएगा अगर पीछे वाले जीरो में तो विथ डेसिमल आएगा तो काउंट होगा, बट विदाउट डेसिमल आएगा तो काउंट नहीं होगा। फिर ये कुछ उदाहरण है भैया, ठीक है क्या, आप देख सकते हैं। इनमें कोई डाउट हो तो पूछ लें। इसमें ये तो काउंट होंगे नहीं, डेसिमल है तो पीछे वाला काउंट होगा, ये काउंट नहीं होगा, ये भी काउंट नहीं होगा, ये भी काउंट होगा। यहाँ पर तो ये पीछे वाले भी नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें डेसिमल नहीं है। फिर इसमें डेसिमल है तो पीछे वाले काउंट होंगे, बाकी सब काउंट होंगे। जो गोली लगा दी वो काउंट नहीं होगी। किसी भी भौतिक राशि की इकाई परिवर्तित होने पर सार्थक अंक परिवर्तित नहीं होते। बिल्कुल सही बात है। 1 किलोग्राम को 1000 ग्राम रखा जा सकता है। अब 1 किलोग्राम में सार्थक अंक 1 है, इसमें भी कितना है, 1 ही है बेटा, क्योंकि ये जीरो तो कौन से हो गए, पीछे वाले जीरो, और पीछे वाले जीरो काउंट होते हैं क्या, नहीं होते। नेक्स्ट, किसी अंक को 10 की घात में परिवर्तित करें तो भी सार्थक अंक परिवर्तित नहीं होता। 137 है, उसको 1.37 गुना 10 की घात 2 रख दिया तो 10 की घात 2 जो है सार्थक अंक नहीं है। ठीक है, 10 की घात सार्थक अंक नहीं होती है। पूर्णांकन। नेक्स्ट दूसरा छोटा सा टॉपिक है पूर्णांकन। अब पूर्णांकित जिस संख्या का होना है, पूर्णांकन जिस संख्या का होना है वो क्या, कितने प्रकार की हो सकती है, 3 प्रकार की। 5 के बराबर हो सकती है, 5 से बड़ी और 5 से छोटी। जब 5 से बड़ी होगी तो उससे पीछे वाले में 1 जोड़ देना है। 5 से छोटी होगी तो पीछे वाला अपरिवर्तित रहेगा। लोचा हो रहा है 5 पे। 5 अगर है तो उससे पीछे वाली संख्या 2 प्रकार की हो सकती है, या तो सम हो सकती है विषम। अगर सम होगी तो अपरिवर्तित होगी, विषम होगी तो 1 जोड़ देंगे। जैसे 5 से बड़ी है, 5 से बड़ी है तो 1 जोड़े, 1 जोड़ देंगे ना अपन तो 8 हो जाएगा ये। फिर 5 से बड़ी है तो फिर से 1 जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा। फिर 7 का करना है तो 7, 5 से बड़ी है तो वापस से 4 में 1 जोड़ देंगे, 5 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पर समझ सकते हैं। 5 है, पीछे वाला विषम है तो 1 जोड़ेंगे भैया, 1 जोड़ दिया। 5 है, पीछे वाला सम है तो ऐसा कैसा रहेगा। 4 है तो ऐसा कैसा, 3 है तो ऐसा कैसा, 2 है तो ऐसा कैसा, 7 है। अब करना होगा तो कितना बन जाएगा, ये 4 बन जाएगा भैया, क्योंकि 7 5 से बड़ा हो गया। आगे और पूर्णांकन करना होता तो अपन इस नंबर को कितना लिखते हैं, फाइनली 4 लिखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक करना है। 6 कोड आए तो 5 करना पड़ेगा। 6 कोड आए तो कितना करना पड़ेगा, 5। फिर 5 से पीछे वाला विषम है तो इसको 8 करना पड़ेगा।
8 5 से बड़ा है तो इसको 6 करना पड़ेगा। 6 है 5 से बड़ा है तो इसको 7 करना पड़ेगा। 7 फिर से 5 से बड़ा है तो पीछे वाले में 1 जोड़ना पड़ेगा। 5 आ गया, पीछे वाला विषम है, पीछे वाला क्या है विषम, तो 1 जोड़ना पड़ेगा, 1.6 आ गया। नेक्स्ट, राउंडिंग ऑफ इन मैथमेटिकल ऑपरेशन। 2 ऑपरेशन पढ़ने हैं अपन को, एडिशन सब्ट्रैक्शन का और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का। एडिशन सब्ट्रैक्शन में ध्यान रखें कि जो फाइनल आंसर होता है वो न्यूनतम दशमलव पर देना होता है। जैसे ये 3 नंबर है, इनको जोड़ा गया है, इनमें न्यूनतम दशमलव कितना है, 1 है, तो फाइनल में भी 1 ही आना चाहिए। पहले सिंपली जोड़ेंगे अपन, आज तक जो जोड़ विधि अपन ने सीख रखी है उस हिसाब से जोड़ेंगे, और फाइनल अपन पूर्णांकन इस प्रकार कर देंगे कि दशमलव के बाद 1 की संख्या बचे। इसे घटाना है तो घटाने में पहले तो अपनी नॉर्मल विधि से घटा लेंगे और फिर फाइनल आंसर को न्यूनतम दशमलव तक कर देना है। तो न्यूनतम दशमलव जैसे इसमें 3 है तो 3 तक आंसर कर दिया। गुणा और भाग में, गुणा और भाग में न्यूनतम सार्थक अंक तक करना है। यहाँ पर न्यूनतम दशमलव था, यहाँ पर न्यूनतम सार्थक अंक है, अंडरलाइन है वही हर चीज़। यहाँ पर ये लंबाई और चौड़ाई है 7 है 4 है 2 है, तो फाइनल आंसर में 2 आने चाहिए, 2 ही आ रहे हैं। ये आप इसको नॉर्मल तरीके से गुणा करना है पहले, तो जो भी आज तक आपने गणित पढ़ी थी उसके हिसाब से गुणा कर लेना है, फिर इन सबको उठा देना और पीछे वाले में हटाएंगे कैसे अपन, राउंडिंग ऑफ करके, राइट, राउंडिंग ऑफ कर देना है। इसे यहाँ पर भाग देना है, इस बार भाग दिया, एक ये लंबा चौड़ा सा रिजल्ट आया। इसमें अब सार्थक में 3 है तो उत्तर में 3 ही आने चाहिए, 3 ही आने चाहिए भैया। तो ये यहाँ पर अपने टॉपिक होते हैं, इतने टॉपिक कंप्लीट हो गए, 2 टॉपिक कंप्लीट हो गए। यूनिट हो गया था, डायमेंशन हो गया, हालांकि 2 सब टॉपिक और मान सकते हैं, छोटे छोटे सिग्निफिकेंट फिगर एंड राउंडिंग ऑफ, सिग्निफिकेंट फिगर एंड राउंडिंग ऑफ। अब 2 ही टॉपिक बच रहे, एरर एंड मेजरमेंट। तो एरर की बात करते हैं। एरर, एरर को हिंदी में बोलते हैं बेटा त्रुटि। त्रुटि क्या होती है, किसी मापन में अनिश्चितता, कोई चीज़ त्रुटि है इसका मतलब उसमें कुछ ना कुछ अनिश्चितता है ना। फिर त्रुटि के बाद 2 टर्म्स और सीखनी होती है, एक यथार्थता होती है, एक परिशुद्धता। यथार्थता का मतलब ये है कि तुम्हारा जो मापित वैल्यू है वो कितना कितना वास्तविक वैल्यू के नज़दीक है, बताता है कि मापित मान कितना वास्तविक मान के नज़दीक है। परिशुद्धता क्या बताता है, ये विभेदन सीमा को मापता है बेटा। किसको मापता है, विभेदन सीमा को। इसको दूसरे शब्दों में ऐसे भी लिखा जा सकता है कि जितने भी मान आए वो सारे के सारे अगर एक दूसरे के नज़दीक आ रहे हैं, इसका मतलब वो परिशुद्ध है। एक दूसरे के नज़दीक है तो परिशुद्ध, वास्तविक मान के नज़दीक है तो यथार्थ। उदाहरण देख लो भाई, तुम्हारा ट्रू वैल्यू ये है, वास्तविक मान ये है, और तुमने 2 लोगों को मापन के लिए बोला, एक ने मापन ये दिया, दूसरे ने मापन ये दिया, उनके अंदर विभेदन सीमाएँ ये हैं। विभेदन सीमा जिसकी ज़्यादा वो तो परिशुद्ध ज़्यादा, तो दूसरा तो परिशुद्ध है भैया, क्योंकि उसकी विभेदन सीमा ज़्यादा है। डेसिमल के बाद जितना ज़्यादा नंबर काउंट हो रहा है वो उसकी विभेदन सीमा बढ़ा रहा है। जबकि यहाँ पर परिशुद्ध कौन है, 5.3 है। यथार्थ कौन है, यथार्थ को देखना है तो 5.3 है, इनकी इसके नज़दीक कौन सा मान है, 5.2 नज़दीक है, ये तो दूर है। तो नज़दीक वाला मान यथार्थ होता है, एक्यूरेट होता है। ये क्या होगा, यथार्थ होगा, एक्यूरेट होगा, पहला वाला यथार्थ होगा। फिर 7.25, अब 7.25 के नज़दीक दूसरा मापन है तो ये यथार्थ होगा, दूसरा वाला ज़्यादा यथार्थ होगा। फिर अब इनमें से ये देखो कि कौन से मान एक दूसरे के नज़दीक है, ये मान सारे एक दूसरे के नज़दीक है बेटा। ढंग से देखो, यहाँ पर 0.02 का फर्क है, 0.01 का ही है, बहुत नज़दीक है। इनमें फ़र्क ज़्यादा है, इसमें देखो जैसे 0.20 और 0.84 कितना फ़र्क आ गया, क्योंकि ये सारे एक दूसरे के नज़दीक है। ये तो कई तो 7.5 से ऊपर जा रहे हैं, कोई 7 से नीचे रह गया। तो ये नज़दीक है, एक दूसरे के नज़दीक है, मतलब क्या हो रहे हैं, वो क्या हो रहे हैं, परिशुद्ध हो रहे हैं। ये परिशुद्ध है, ये यथार्थ है। यहाँ से एक लॉजिक बिल्कुल भी ना बनाए कि जैसे इसमें यथार्थ पहला हुआ तो परिशुद्ध दूसरा, और यथार्थ यहाँ पर कौन हुआ, दूसरा, तो परिशुद्ध पहला हो रहा है। यहाँ पर ये गलती से उल्टे पुल्टे बैठ रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि एक यथार्थ होगा दूसरा परिशुद्ध नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि जो यथार्थ हो वही परिशुद्ध हो जाए, ऐसा भी संभव है बेटा। उसके बाद टाइप्स ऑफ एरर। टाइप्स ऑफ एरर में 2 प्रकार की एरर होती है, एक इंस्ट्रूमेंटल क्रमबद्ध त्रुटि और यादृच्छिक त्रुटि। क्रमबद्ध त्रुटि में यंत्रगत त्रुटि, प्रायोगिक तकनीक और व्यक्तिगत त्रुटियाँ शामिल होती हैं। ये यादृच्छिक त्रुटि जो है वो इन्वायरमेंटल कंडीशन से होती है, और इसको दूर करने का तरीका क्या होता है, जैसे क्रमबद्ध त्रुटि को तो दूर करने के लिए अपन इन सबको हटा सकते हैं, एक अच्छा यंत्र ले लें, तकनीक को सही फॉलो कर लें। व्यक्तिगत त्रुटियों को अपन हटा सकते हैं, एक अनुभवी आदमी को चुन के।
यादृच्छिक त्रुटि के लिए एक ही तरीका है कि प्रेक्षणों की संख्या बढ़ा दो। प्रेक्षणों की संख्या बढ़ाओगे तो आपकी यादृच्छिक त्रुटि कम हो जाएगी। नेक्स्ट आता है आपका अल्पतमांक। अल्पतमांक क्या बताता है? किसी भी मापन का न्यूनतम मापन, छोटा मापन, न्यूनतम से न्यूनतम कितना माप सकता है। जैसे सेंटीमीटर स्केल 0.1 सेंटीमीटर माप सकता है, तो उसका अल्पतमांक है। फिर अल्पतमांक त्रुटि, वह त्रुटि जो मापक यंत्र के लिए विभेदन से संबंधित हो। इसको दूर करने के लिए अच्छे यंत्र का उपयोग कर सकते हैं अपन। देन रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर, भैया ये स्टेप याद रखें, जितने भी ये 6 स्टेप हैं वो पूरी की पूरी याद रखें। सबसे पहले क्या होगा, कोई भी क्वेश्चन होगा उसमें तुम्हें मापित मान दिए होंगे कुछ, फिर या तो क्वेश्चन में वास्तविक मान दे दे, नहीं दे तो वास्तविक मान निकाल लेना है। कैसे निकालेंगे? औसत ले लेंगे, जितने भी आपके रिजल्ट थे उन सभी का औसत ले लेंगे। फिर बनाना है निरपेक्ष त्रुटि। निरपेक्ष कैसे बनाएंगे? जो आपका वास्तविक मान आया उसमें से मापित मान को निकाल देंगे, तो निरपेक्ष त्रुटि आ गई। ये हमेशा धनात्मक होगी, हमेशा ऋणात्मक होगी। फिर पहले मापन में निरपेक्ष त्रुटि निकालेंगे, दूसरे में निकालेंगे, तीसरे में निकालेंगे, चौथे में निरपेक्ष त्रुटि आ गई सभी मापनों में। फिर माध्य निरपेक्ष त्रुटि निकाल लेना है, ये माध्य निरपेक्ष त्रुटि आ गई। फिर सापेक्षिक त्रुटि, सापेक्षिक त्रुटि होता है डेल्टा ए एम अपॉन ए एम। प्रतिशत बनाना है तो 100 से गुणा दो, सिंपल सा है। और फिर फाइनल इस त्रुटि का निरूपण क्या होगा कि ये तो था इसका वास्तविक मान ए एम का मतलब मीन वैल्यू, मीन मतलब औसत, औसत मतलब वास्तविक, तो ये ए एम और ये उसके अंदर संबंधित एरर डेल्टा एम क्या है? माध्य निरपेक्ष त्रुटि है। तो बोले तो इसमें कितनी त्रुटि हो सकती है? अधिकतम से अधिकतम। ये क्वेश्चन है, 5 मान दिए गए हैं, वास्तविक मान दिया गया नहीं है, तो पहले औसत ले लेंगे सभी का। औसत ले लेंगे तो ए एम आ जाएगा, ए एम आया 1.25। ए एम आने के बाद सभी में निरपेक्ष त्रुटियाँ ज्ञात कर लेंगे। इसमें निरपेक्ष त्रुटि 0, फिर ये आ गई, ये आ गई, निरपेक्ष त्रुटि आ गई 5 मानों में। फिर माध्य निरपेक्ष त्रुटि निकालेंगे। माध्य निरपेक्ष त्रुटि बनाने के बाद फ्रैक्शन त्रुटि कैसे बनाएंगे? डेल्टा ए एम अपॉन ए एम, डेल्टा ए एम अपॉन ए एम कर लेंगे तो क्या आ जाएगा? फ्रैक्शन एरर आ जाएगा। और फिर परसेंटेज एरर निकालने के लिए अपन क्या करेंगे? गुणा 100 कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ये प्रोपोगेशन ऑफ एरर इन मैथमेटिकल ऑपरेशन। अब एरर का प्रोपोगेशन अपन सीखते हैं कि त्रुटि का विस्तार कैसे करना है अपन को मैथमेटिकल ऑपरेशन में। मैथमेटिकल ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, यही तो होता है। तो सबसे पहले अपन प्लस और माइनस को सीख लेते हैं। प्लस और माइनस के लिए सेम रूल होगा। मान लो ये 2 क्वांटिटी है 1 और 2। ए क्वांटिटी को ए प्लस माइनस डेल्टा है, ये तो उसका वास्तविक मान है, ये उसमें एरर हो सकती है। ये बी का वास्तविक मान, ये उसकी एरर है। तो एडिशन करना है या सब्ट्रैक्शन करना है, तो एडिशन करना है तो क्वांटिटी क्या बनेगी? ए प्लस बी। सब्ट्रैक्शन करना है तो ए माइनस बी बनेगी। अब उनमें त्रुटि कैसे निकालेंगे? त्रुटि निकालना है तो अब देखो, ये जो त्रुटि है वो अधिकतम त्रुटि की बात है बेटा, हमेशा अधिकतम त्रुटि है मतलब ए। अब भाई त्रुटि कैसे निकालेंगे? इधर डेल्टा लगा दो, इसमें भी डेल्टा लगा दो, इधर भी डेल्टा लगा दो। त्रुटि एक्चुअल में किससे व्युत्पन्न होती है? अवकलन से। तो इसका अवकलन कर दो, इसका अवकलन कर दो, इसका अवकलन कर दो, तो डेल्टा जेड बराबर डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। अच्छा, माइनस वाला आएगा तो भी प्लस ही आएगा, क्योंकि त्रुटि हमेशा जुड़ती है। हमें अधिकतम त्रुटि से मतलब होता है अधिकतम त्रुटि के लिए हमेशा बीच में प्लस लगाना है। माइनस आए तो भी त्रुटि वाले सूत्र में तो हमेशा प्लस ही आएगा भैया। आ रही बात सभी की समझ, चाहे ये किसी के लिए देखो, एडिशन के लिए देखो, चाहे सब्ट्रैक्शन के लिए, ये सूत्र हमेशा फिक्स रहेगा। फिर निरूपण हो जाएगा। फिर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की बात होती है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की बात आती है तो जेड का वास्तविक मान तो जैसे अगर मल्टीप्लाई करें तो ए इंटू बी से कर लेंगे, डिवाइड करें तो ए अपॉन बी से, ये तो वास्तविक मान आ जाएंगे यहाँ से। त्रुटि निकालनी है तो ये सूत्र लग जाएगा बेटा, डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा ए बराबर डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। ये सूत्र लगा लेना है सीधे। कैसे आए ये? अवकलन से आए। एक बार मैं डेराइव करके बता देता हूँ मैं तुम्हें। क्या किया होगा आपने? क्या किया होगा आपने कि z बराबर है a डॉट बी, तो करो इसका अवकलन करो भैया। डेल्टा जेड बराबर कैसे अवकलन करते हैं? पहले वाले का अवकलन, दूसरा वाला ऐसा कैसा, प्लस पहला वाला ऐसा कैसा, दूसरे का अवकलन, फिर जेड का डिवाइड कर दो पूरे में, कर दिया। तो डेल्टा जेड अपॉन जेड बराबर डेल्टा ए। अब जेड था क्या? जेड तो ए और बी था ना, तो यहाँ पर ए और बी पुट कर दो। फिर ए डेल्टा बी था और इसमें भी जेड का अलग से डिवाइड करोगे तो जेड का मान क्या रख दोगे? ए बी। ए से ए गया, बी से बी गया, फिर उस सूत्र की प्राप्ति होगी मित्र। किसकी प्राप्ति होगी? सूत्र की।
तो डेल्टा जेड अपॉन जेड, डेल्टा ए अपॉन ए, डेल्टा बी अपॉन बी, राइट। अब आते हैं घात वाले सूत्र बनाते हैं। तो ए की घात पी, बी की घात क्यू और सी की घात आर। तो त्रुटि का सूत्र होगा डेल्टा जेड अपॉन जेड। जो घात होती है उनको हमेशा आगे बुला लेना है, क्यू को भी आगे बुला लिया, और यहाँ पर आर नीचे था तो ऊपर गया तो माइनस आर हो गया। अभी तुम्हें बताया कि माइनस नहीं बुला सकते अपन, क्योंकि जो त्रुटि है वो अधिकतम त्रुटि बतानी होती है आपको। तो ये माइनस की बजाय घात आएगी तो प्लस ही आएगी बेटा, तो घातों को चुपचाप से आगे बुला लेना है। क्लियर है क्या? अधिकतम त्रुटि जुड़ती है, और ये त्रुटियों के नियम सभी लगाए जा सकते हैं जब त्रुटि क्या हो, 5% से कम हो। ये सूत्र कभी लगाने हैं भैया, त्रुटि 5% से कम होनी चाहिए। ये क्वेश्चन है, ए प्लस बी करवाना है। तो जेड का ये ए का वास्तविक वैल्यू, ये बी का वास्तविक वैल्यू, ये ए में त्रुटि, ये बी में त्रुटि। तो जेड क्या होता है, ए प्लस बी। तो वास्तविक वैल्यू बनाए तो वास्तविक मानों को जोड़ देंगे अपन, ये वास्तविक मान, ये भी वास्तविक मान, तो जेड का भी वास्तविक मान आ गया। फिर ए माइनस बी बनाए तो ए का वास्तविक मान रखो, बी का वास्तविक मान रखो, ए का वास्तविक मान, बी का वास्तविक मान, तो जेड का वास्तविक मान आ गया। अब त्रुटि वाला सूत्र था, तो इसमें रूल नंबर एक क्या बोलता है कि त्रुटि हमेशा जुड़ती है। तो डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, इसमें डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी दोनों में सेम रहेगा भैया, माइनस नहीं आएगा, कि ये एकदम त्रुटि बात होगी। अब डेल्टा ए कितना है, डेल्टा बी कितना है, इसे इसमें भी वही आएगा, तो सेम रिजल्ट। तो ये इसका निरूपण हो गया जेड का। फिर ये आयतन बनाना है, आयतन बनाना है तो एल बी एच हो गया, एल बी एच हो गया तो क्या करेंगे, इसकी घात एक है, इसकी घात एक है, एक है तो एक एक को आगे बुला लिया। और ये डेल्टा बी अपॉन बी बराबर डेल्टा एल अपॉन एल, बी अपॉन बी, एच अपॉन एच। डेल्टा एल, ये एल है, ये डेल्टा एल है, ये बी है, ये डेल्टा बी है, ये एच है, ये डेल्टा एच है। सारे मान यहाँ रख देने, आंसर आ जाएगा आपको। देन मास अपॉन वॉल्यूम, तो घनत्व मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो ये डिवाइड वाला सूत्र हो गया। तो अगेन डेल्टा डी अपॉन डी बराबर डेल्टा एम अपॉन एम प्लस डेल्टा वी अपॉन वी। वास्तविक मान तो इस सूत्र से निकालेंगे, और जो त्रुटि है वो अपन इससे निकालेंगे, राइट। प्रतिशत जब भी बताना होगा आपको तो फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100 करें, ये प्रतिशत का एक सूत्र होता है। इसमें त्रुटि बतानी है तो क्या लिखोगे बताओ, 3 डेल्टा ए अपॉन ए, 2 डेल्टा बी अपॉन बी, और रूट का मतलब 1/2 डेल्टा सी अपॉन सी, और डेल्टा डी अपॉन डी बराबर कितना हो गया, डेल्टा पी अपॉन पी। अब ए में प्रतिशत बनाना तो सभी को 100 से गुणा कर देना, तो ए का वैल्यू ये रख देना 1, बी का वैल्यू ये 1 है, ये 3 है, ये 4 है, और ये कितना है 2। 3 गुणा 1 3, 3 और 6 9, 9 4 13 और 2, मेरे टोटल 13 आ जाएगा बेटा, देखिएगा ठीक है। 3 6 9 9 और यहाँ पर 2 बनेगा ना, और 4 13 आ जाएगा। यदि गोले की त्रिज्या ये है तो व्यास में बताओ। अब व्यास होता है क्या, व्यास होता है सर डी बराबर 2r, तो डेल्टा डी अपॉन डी। अब दो तो नियत है, नियत में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो डेल्टा आर अपॉन आर हो जाएगा सीधा। तो जितना इसमें प्रतिशत त्रुटि आएगा त्रिज्या में, उतना ही व्यास में जाएगा। लेकिन क्षेत्रफल का अगर देखो 4πr², तो नियत है, नियत में तो कोई त्रुटि नहीं होती, r² में ही आ जाएगा आपका रिजल्ट। 2 डेल्टा आर अपॉन आर लिख दोगे तो ये 4% हो जाएगा ऐसे आयतन में, ये तो नियत है। और ये 3 डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 हो गया, तो इसका वैल्यू तुम्हें दे रखा है 2 दे रखा है, तो 6 आ गया आंसर। फिर ये आवर्तकाल वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या दे दिया कि लंबाई में त्रुटि इतना है और आवर्तकाल में त्रुटि 3 है। तो लंबाई में दे दिया, इसमें दे दिया, तो टी बराबर रूट एल अपॉन जी है। तो सूत्र बना लेंगे अपन, क्या सूत्र बनेगा बोलो, डेल्टा टी अपॉन टी बराबर रूट का मतलब 1/2 डेल्टा एल अपॉन एल और डेल्टा जी अपॉन जी, दो को उधर गुणा कर दो डेल्टा टी अपॉन टी बराबर डेल्टा एल अपॉन एल प्लस डेल्टा टी अपॉन टी। अब देखो टी में कितना था, 2 था क्या, नहीं टी में था 3, एल में कितना है 2, और जी में बताना है बेटा, किसे बताना है जी में। ये 6 हो गया, 6। अब ये 2 इधर आएगा तो माइनस का नहीं लाना है, क्योंकि अभी भी बताया त्रुटि हमेशा जुड़ती हुई है। तो 6, ये 2 इधर आएगा तो वो भी प्लस का होगा, तो 8 हो जाएगा, ठीक है। देन अपन एक रेजिस्टेंस का क्वेश्चन कर लेते हैं। उस रेजिस्टेंस के क्वेश्चन में अपन देख लेते हैं कि 2 रेजिस्टेंस दिए गए हैं, पहले श्रेणी क्रम संयोजन के लिए सोल्व करना है, फिर समांतर के लिए। अब श्रेणी क्रम में तो आर बराबर क्या होता है R1 + R2, तो ये तो वास्तविक मान आ गया, और ये त्रुटि वाला मान कैसे आएगा डेल्टा R1 + डेल्टा R2, ये तो सिंपल था। मेन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है किसका बेटा जी, समांतर क्रम संयोजन का। इसमें क्या होता है, ये सूत्र होता है अपना, तो यहाँ से एक बार ये वास्तविक मान रखेंगे, ये वास्तविक मान रखें तो आर इक्विवेलेंट का वास्तविक मान आ जाएगा। फिर
त्रुटि वाला अगर अपन को निकालना है तो अब देखो यहाँ पर करना पड़ेगा आपको अवकलन, ठीक है ना। अब यहाँ पर सारे रूल फेल हो गए, ना तो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा ना डिवाइड हो रहा, ये क्या हो रहा है, इसमें सब कुछ छुपा हुआ है, डिवीज़न भी छुपा हुआ है, एडिशन भी छुपा हुआ है, ठीक है ना। इसलिए अपन एकदम बेसिक से जाएंगे। तो अपन को क्या करना पड़ेगा यहाँ पर अवकलन, तो 1/r इक्वलेंट का 1/r इक्वलेंट स्क्वायर इंटू डेल्टा आर इक्वलेंट, इसका क्या हो जाएगा 1/r1 स्क्वायर डेल्टा r1, इसका 1/r2 स्क्वायर डेल्टा r2, ये माइनस होते हैं, माइनस माइनस सारे कर जाएंगे प्लस हो जाएंगे। तो ये एक फॉर्मूला बनता है, ये याद रखना आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। देन ये वैल्यूज रख लेंगे एंड रिजल्ट आ जाएगा। फिर आता है आपका मेजरिंग डिवाइस। मेजरिंग डिवाइस चालू करने से पहले वापस से अपन को एक लिस्ट काउंट की डिफरेंस पढ़ ली होती है। लिस्ट काउंट क्या होता है, मापन यंत्र द्वारा मापा जा सकने वाला न्यूनतम मापन अल्पतमांक कहलाता है, राइट। अब कुछ अल्पतमांक जैसे सेंटीमीटर स्केल का ये होता है, वर्नियर स्केल का ये होता है, स्क्रू गेज का ये होता है, ये याद कर लेने अपन को, ठीक है क्या। सबसे पहले अपन को वर्नियर कैलीपर चालू कर लें। वर्नियर कैलीपर का पहले तो डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे सभी लोग, एकदम आसान सा डायग्राम है, फालतू में टाइम खराब ना करें। ये लो ऐसा कुछ डायग्राम बना लेना है, राइट। अभी तो सही बन जा रही, ऐसा कुछ बना लेना अपन को। फिर ये जो है, जो स्केल मैंने अभी बनाया है उसको अपन बोलते हैं बेटा जी कौन सा स्केल, मेन स्केल। फिर एक और स्केल आता है, इसमें एक और स्केल आता है, एंड उस स्केल को अगर मैं बनाना चाहूँ तो ऐसा कुछ बना सकता हूँ, राइट। ये आपका एक और स्केल बन गया, ओके ना। देन उसके बाद अपन अगर बात करते हैं आगे, तो गौर से सुनो। ओके, ये मेन स्केल का, ये जो है बेटा जी मेन स्केल का 0 है यहाँ पर। ये रेड स्केल जो है उसको मैं नाम दे रहा हूँ, कौन सा स्केल है ये, मेन स्केल है भैया भैया भैया, कौन से स्केल है आप लोग, ये है मेन स्केल। और ये जो भैया जी हैं वो है वर्नियर स्केल। यहाँ पर जो रेड वाली स्केल है उसको अपन क्या बोलेंगे, मेन स्केल। तो रेड वाली स्केल को मेन स्केल बोलेंगे, और ये जो ब्लू स्केल है इसको क्या नाम दे रहे हैं अपन, वर्नियर स्केल, राइट। ओके, तो अभी अपन प्रोग्राम चालू करते हैं भैया। इसमें क्या होते हैं, कुछ रीडिंग्स लिखे होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर 1 सेंटीमीटर हो गया, देन यहाँ पर 1 2 3 4 5 ऐसा कुछ आ गया, फिर आपका 6 यहाँ पर आया, 7 8 9 10 यहाँ पर 2 सेंटीमीटर आ गया, राइट। इन सेम मैनर ये जो आपका दूसरा स्केल है इसके ऊपर भी इसके रीडिंग्स लिखे होते हैं। अगर उनको मैं दिखाना चाहूँ तो अपन देख सकते हैं कि जैसे ये इसका क्या हो गया बेटा जी, 0 हो गया। फिर इसके कुछ रीडिंग्स होते हैं, फिर इसमें से जैसे मान लो ये एक मैच कर गया ऊपर वाले स्केल के साथ, इसे इसमें चलते रहते हैं, राइट। यहाँ पर रीडिंग कैसे लिखते हैं अपन, ये जो रेड स्केल है वो मेन स्केल है, तो रीडिंग का एक बेसिक सा फॉर्मूला है भैया। रीडिंग का फॉर्मूला क्या होता है, मेन स्केल का रीडिंग लिखो और वर्नियर स्केल का रीडिंग लिखो। मेन स्केल का रीडिंग तो कैसे लिख देंगे कि वर्नियर से पीछे का जो रीडिंग है वो मेन स्केल का रीडिंग है। जैसे आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं कि यहाँ 1 सेंटीमीटर हो गया, तो 1 सेंटीमीटर के बाद 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 आ रहा है, तो ये 1.5 मेन स्केल का रीडिंग हो गया, राइट। अब इस वर्नियर स्केल का रीडिंग कैसे लिखते हैं, इसका फॉर्मूला होता है एल सी इंटू सी डी। लिस्ट काउंट बोले तो अल्पतमांक, इंटू सी डी बोले तो संपाती प्रभाग। कौन सा प्रभाग, संपाती प्रभाग। किसका संपाती प्रभाग, वर्नियर स्केल का संपाती प्रभाग। वर्नियर स्केल का संपाती प्रभाग किसके साथ, मेन स्केल के साथ। किसके साथ बेटा जी, मेन स्केल के साथ। ये सी डी का मतलब होता है, एल सी इंटू सी डी होता है। अब एल सी अगर नहीं मेंशन किया जाता है तो अपन कितना मान लेंगे, 0.01 सेंटीमीटर मान लेंगे। सी डी ढूंढो तुम, तो सी डी ढूंढोगे तो कौन सा लाइन दिख रहा है तुम्हें वर्नियर स्केल का जो इसके साथ मैच कर रहा है, ये पहला लाइन हो गया, ये दूसरा लाइन हो गया, ये तीसरा हो गया, और ये चौथा लाइन जो दिख रहा है, चौथा लाइन जो दिख रहा है, जो बड़ा सा दिख रहा है यहाँ पर, उस लाइन को अपन बोल देंगे कि वो संपाती प्रभाग है यहाँ पर, ठीक है ना। तो संपाती प्रभाग यहाँ पर कितना हो गया, 4, और ये रीडिंग कितना बन गया, 1.54 सेंटीमीटर। वेरी इजी, अरे यस सोनो, बस ये क्या है बेटा, एकदम सिंपल सा है। ये एम एस आर वी एस आर एल सी इंटू सी डी कर दिया आपने। देन अपन आगे चले, ओके, एम एस आर एल सी सी डी कर दिया।
वी एस आर सी डी नहीं, वी एस आर का फॉर्मूला क्या है, एल सी इंटू सी डी है भैया। ठीक है क्या, ये यहाँ कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ ख़राब बातें हैं बेटा एकदम, और ये भी ख़राब बातें हैं। वी एस आर का फॉर्मूला एल सी इंटू सी डी होता है। फिर जैसे इसमें देख पा रहे होंगे तो जैसे मेन स्केल है आपका, इससे पहले कितने आ रही है डंडियाँ, 1 2 3 आ रही है, तो बिल्कुल सही लिख रखा है बेटा ने, 3.3 हो गया। फिर एल सी का वैल्यू कितना हो गया, 0.01। और सी डी देखो, सी डी देखो, ये जो आपका 1 ईयर स्केल है वो ये वाला स्केल है क्या, इसका देखो कौन सा काउंट हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, बिल्कुल बेटा 8वां मैच हो गया भैया। तो आंसर हो गया 3.38। वेरी गुड, बहुत शानदार लिख रखा भाई। वी एस आर 1 ईयर स्केल रीडिंग, एम एस आर मेन स्केल रीडिंग, एल सी अल्पतमांक, सी डी संपाती प्रभाग, किसका, वी एस का, किसके साथ, एम एस के साथ। ठीक है, सामान्यतः क्या होता है कि एक एम एस टी जो होता है एक वी एस टी से बड़ा होता है, जैसा कि आपको यहाँ दिखाया गया है कि अगर मैं बनाऊँ तो मैं वापस से बना के दिखाना चाहूँ अगर स्केल, तो आ जाओ भाई ज़रा फटाफट आ जाओ। अगर मैं दिखाना चाहूँ तो मैं कुछ, तो यहाँ पर कुछ तो होगा, जैसे ये मेन स्केल के डिविजन्स हैं, और जो 1 ईयर स्केल के डिविजन्स हैं वो इसके कंपेयर में थोड़े से छोटे होंगे बेटा, क्लोजर होंगे। तो मेन स्केल के डिवीज़न जो है जनरली 1 मेन स्केल का डिवीज़न जो होगा वो जनरली क्या होगा, इससे क्या होगा, बड़ा होगा। 1 एम एस टी इज मोर देन 1 वी एस टी। एंड अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं, अभी तक अपन ने कंसिडर किया था कि लिस्ट काउंट कितना होता है, अगर नहीं दिया जाए तो 0.01 सेंटीमीटर, या एम में लेना हो तो इसको ले लेंगे 0.01 mm। ध्यान रखें इस बात का, ये कैसे आता है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर का वैल्यू 10 mm होता है, उसी अंदाज में अपन बना सकते हैं। फिर सामान्यतः 1 एम एस टी 1 वी एस टी से बड़ा होता है। एल सी का फॉर्मूला ये होता है बेटा 1 एम एस टी माइनस 1 वी एस टी। ठीक है, जैसे अब मैं तुम्हें एक चीज़ दे रहा करके बताऊं कि सर ये 0.01 सेंटीमीटर कैसे आता है, इसको दे रहा करवा दो आप, तो आओ ज़रा देखते हैं। एम एस टी बराबर एन वी एस टी होता है, एक कंडीशन दे रखा है, तुम्हें बोला गया कि एम एस टी मिलके मेन स्केल के कितने डिवीज़न मिलके एम 1 स्केल के कितने डिवीज़न के बराबर हो जाते हैं, एन के बराबर हो जाते हैं। ठीक है ना, ये क्वेश्चन अगला खुद बोलेगा बेटा, इसकी चिंता बिल्कुल भी करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से अगर 1 वी एस टी का वैल्यू बनाओ तो देखो एन को इसके नीचे भेजना पड़ेगा, 1 वी एस टी का वैल्यू ये आ गया, तो लिस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या बना, एम एस टी ऐसा का ऐसा माइनस 1 वी एस टी का वैल्यू ये आ गया, एन ये एम एस टी इसमें भी है, एम एस टी इसमें भी कॉमन ले लिया, तो अंदर फॉर्मूला ये बन गया। फॉर्मूला याद ना रखें तुम तो एक ही चीज़ याद रखो कि 1 एम एस टी माइनस 1 वी एस टी, बाकी ये जो कंडीशन है वो अगला क्वेश्चन में खुद देगा भैया, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल अब अपन को उसको प्रूव करना था 0.01 सेंटीमीटर को, तो उसका प्रूफ देख लो, फिर याद करना है तुम्हें, और इसके ध्यान रखना कि ये 0.01 सेंटीमीटर कौन किन शर्तों में बनता है। जैसे यहाँ पर बोल दिया गया बेटा 10 वी एस टी 9 एम एस टी के बराबर है, तो बताओ 1 वी एस टी कितना आ गया, अरे 9/10 एम एस टी आ गया क्या। और फिर आपका फॉर्मूला क्या होता है, एल सी का 1 एम एस टी माइनस 1 वी एस टी, महेंद्र सिंह धोनी माइनस वीरेंद्र सिंह धोनी है बेटा, सहवाग नहीं है वो। फिर 1 एम एस टी माइनस 1 वी एस टी, 9/10 एम एस टी हो गया क्या। पूरे में से कौन कॉमन आ जाएगा जी, एम एस टी कॉमन आ जाएगा क्या, एम एस टी को कॉमन ले लो भैया, अंदर कौन बचेगा, अगर एल सी एम 10 आए तो यहाँ 10 चला जाएगा और यहाँ 9 बच जाएगा, तो ये आ गया 1/10 एम एस टी बन गया। 1/10 एम एस टी बोले तो 0.01 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है क्या, ये अगला एग्जाम्पल खुद से करके देखिए आप लोग, बिल्कुल एकदम आसान सा है, कर लेना भाई। फिर नेक्स्ट 1 ईयर पैमाने को 30 प्रभागों में विभाजित किया जाता है, जो मुख्य के इतने के बराबर हो जाता है। तो मुख्य के कितने हैं, मुख्य बोले तो मेन स्केल डिवीजन वो 29 है, और 1 ईयर के कितने हैं 30 है, तो एक 1 ईयर का कितने मुख्य के बराबर हो जाएगा, 29/30 वी एस टी के बराबर हो जाएगा, बोलो। उसके बाद मुख्य पैमाने का प्रभाग 0.33 mm है, बोले तो 1 एम एस टी का मान भी दे दिया अगले ने, इतना है, ठीक है ना, तो ठीक है भैया। फिर एल सी बताना है, अब एल सी का फॉर्मूला होता है 1 एम एस टी माइनस 1 वी एस टी, सिंपल सा याद रखें तुम तो 1, यहाँ पर कुछ खा गया अरे मैं, ये एम एस टी होगा अरे, 1 वी एस टी की जगह रखूँगा मैं 20/30 29/30 एम एस टी, ये 1 एम एस टी हो गया,
और MST को कॉमन ले लिया मैंने, तो अगेन ये दिख जाएगा तुम्हें 30 माइनस 29, और इसका वैल्यू कितना दिख जाएगा तुम्हें 0.33 mm दिख जाएगा, राइट है ना। तो इसको आप अलग सोल्व कर लोगे तो 0.33 नहीं बेटा, अगर मैं आंसर देख पा रहा हूँ तो 0.3 mm ले रखा है इसने, कितना ले रखा है 0.3 mm। तो भैया ये 1/30 बन जाएगा, आप भी इसको 0.3 ही ले, तो ये 1/30 इंटू 0.3 mm, और ये वैल्यू आ जाएगा 0.03 mm, 0.01 mm, राइट। ओके, डेसीमीटर 1 डेसीमीटर 10 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। देन ये एक मॉड्यूल का प्रॉब्लम था। देन बात करते हैं शून्य त्रुटि, मतलब त्रुटियों की बात करते हैं, शून्य त्रुटियों की बात करते हैं। 3 प्रकार की शून्य त्रुटि होती हैं टोटल। एक तो शून्य त्रुटि, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। शून्य त्रुटि कब नहीं होती, जब आप किसी स्केल को क्लोज करते हो, ये स्केल है मान लो, और इस स्केल को क्लोज करने के बाद मैं बोल दूंगा कि दोनों जो जोज हैं उसके एक दूसरे के साथ टच हो गए, मतलब परफेक्टली वो क्लोजनेस में आ गया, परफेक्टली क्लोजनेस में आ गया, मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस स्केल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब उसमें कोई एरर नहीं है। शून्य त्रुटि का मतलब ये होता है कि उस स्केल को आप बंद करो और बंद करने के बाद वो ठीक से बंद ना हो, तो वहाँ पर त्रुटि आ जाती है बेटा। अगर बंद हो गया, वो ठीक बंद हो गया, ठीक बंद होने का मतलब ये है कि दोनों के जीरो क्या हो जाएंगे, संपाती हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर दिख रहा होगा तुम्हें एक डायग्राम, इसमें बंद किया, बंद करने के बाद 0 से 0 संपाती हो गया, इसमें बंद किया, इसका 0 आगे रह गया, इसका 0 पीछे रह गया, इसमें बंद किया, इस बार 1 ईयर आगे चला गया, मेन पीछे रह गया, तो ऋणात्मक शून्य त्रुटि आ गई। इसमें अगर 1 ईयर का शून्य जो है मतलब मेन स्केल का आगे रह गया, ये आगे रह गया, ये किधर रह गया, पीछे, तो यहाँ पर क्या हो गया, धनात्मक शून्य त्रुटि। ठीक है, और शून्य त्रुटि का सूत्र अगर अपन को निकालना है तो शून्य त्रुटि का सूत्र होता है LC गुणा CD, धनात्मक शून्य त्रुटि का। इंपॉर्टेंट है, कौन सी त्रुटि का है ये, धनात्मक शून्य त्रुटि का। फिर रीडिंग कैसे लिखते हैं, शून्य त्रुटि अगर नहीं है तो MSR प्लस LC गुणा CD, जो कि आज तक अपन करते आ रहे हैं, ये त्रुटि है। ये त्रुटि भैया, ये रीडिंग का हमेशा सूत्र फिक्स है, यही स्क्रू गेज में चलेगा। अपने कैसे पता चलेगा शून्य त्रुटि नहीं है, तो इसने लिख रखा है कि यदि मेन स्केल का 0 1 ईयर स्केल के 0 के साथ संपाती होगा तो वहाँ कोई शून्य त्रुटि नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर क्या बोलेंगे अपन कि 1 ईयर स्केल का 0 मेन स्केल के 0 की कौन सी साइड है बेटा जी, दाईं ओर। कौन सी साइड है, दाईं ओर, तो शून्य त्रुटि होगी कौन सी होगी, पॉजिटिव शून्य त्रुटि का सूत्र होता है LC गुणा CD। ये LC कौन सा है सर, लिस्ट काउंट। CD क्या है, संपाती प्रभाग। बंद होने से पहले, मतलब जिस टाइम पे आपने बंद किया ना, तो बंद किया तो एग्जैक्ट तो बंद हुआ नहीं वो, तो कोई ना कोई ऐसा प्रभाग जरूर है इस 1 ईयर स्केल का जो कि किससे संपाती हो रहा है, मेन स्केल से। बंद होने के दौरान का संपाती प्रभाग है, ध्यान रखना यहाँ पर। और ये जो संपाती प्रभाग है वो अलग है, ये रीडिंग लेने वाला संपाती प्रभाग है। जिस टाइम पे तुम रीडिंग ले रहे हो उस टाइम का संपाती प्रभाग है, ये रीडिंग लेने वाला संपाती प्रभाग है। और ये जब बंद हो तब का संपाती प्रभाग है, राइट। इसमें देखो तुम लिखोगे सूत्र, अगर वापस से मैं अगर लिखूँ रीडिंग का पॉजिटिव एरर के लिए, तो पॉजिटिव एरर के लिए क्या लिखोगे, एक्चुअल रीडिंग तो क्या लिखोगे तुम, MSR प्लस LC गुणा CD। अब ये एक्चुअल तो होगी नहीं, इस वजह से माइनस करना पड़ेगा पॉजिटिव 0 एरर को। वो क्या होगा, LC गुणा CD, डेस बोलो इसको। ये CD और ये CD अलग अलग होंगे, ये तो रीडिंग लेते वक्त का CD है, और ये जब आपने क्लोज किया तब का CD है। ठीक है। देन ऋणात्मक शून्य त्रुटि, ऋणात्मक शून्य त्रुटि का क्या मतलब होता है कि 1 ईयर स्केल के टोटल डिवीजन माइनस संपाती प्रभाग गुणा LC। ये भी कौन सा संपाती प्रभाग है, जब स्केल बंद होगा तब का संपाती प्रभाग है। ऋणात्मक शून्य त्रुटि पहचान कैसे करते हैं कि अगर 1 ईयर का 0 मेन के 0 से किधर हो, बाई ओर हो, तो नेगेटिव 0 एरर होता है। फिर नेगेटिव 0 एरर का फॉर्मूला क्या हो गया, MSR प्लस LC गुणा CD माइनस नेगेटिव 0 एरर माइनस कर देते हैं अपन। ठीक है, आगे नेक्स्ट आता है बेटा जी, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस आते हैं। एंड स्क्रू गेज है ऐसे, इस स्क्रू गेज में ये इसकी जोज होती है। ठीक है क्या, ये जो भी आपका ऑब्जेक्ट आप मेजर करना चाहते हैं, लाइक कुछ भी अगर आप मेजर करना चाहते हैं तो उस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर इसकी जोज के बीच में रख दो, और उस ऑब्जेक्ट को आप क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। ये इसके अंदर जो है वो, ये स्केल जो है मेन स्केल कहलाती है। ठीक है क्या,
एंड 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 ये जो आपकी स्केल है जो कि ये दिख रही होगी, ये कौन सी स्केल कहलाती है? सर्कुलर स्केल। ठीक है, यहाँ पर भी फॉर्मूला वो का वही होगा, एम एस आर प्लस एल सी गुना सी डी। एम एस आर क्या होता था? वर्नियर स्केल से पहले का रीडिंग, तो यहाँ पर बोलेंगे सर्कुलर स्केल से पहले का रीडिंग। जैसे सर्कुलर स्केल से पहले कितना रीडिंग दे रहा है? 1 2 3 4 5 6 और 7, तो 2.7 हो गया भैया। कितना हो गया? 2, सॉरी ये 3 है ना, 3 है क्या? बिल्कुल 3 है, 3.7 mm हो गया ये। फिर जब क्वेश्चन में नहीं बोला जाए तो लिस्ट काउंट अपन को 0.01 mm लेना है बेटा, और सेंटीमीटर में अगर बात करोगी तो 0.01 सेंटीमीटर लेना है भैया। एल सी किसका? स्क्रू का। किसका बेटा? स्क्रू का। mm में 0.01 ही ले लेना है। फिर संपाती प्रभाग देखो, कौन सा प्रभाग संपाती है बताओ? छठवा दिखा रखा है जैसे बच्चे ने, कौन सा प्रभाग संपाती दिखा रखा है? छठवा दिखा रखा है। ठीक है, तो ये रीडिंग हो गया 3.7, तो मेन इससे पहले का हो गया, एल सी हो गया, री हो गया, तो आंसर ये आ गया। सामान्यतः ये होता है पिच चूड़ी अंतराल। अब देखो, जैसा कि आपने लिस्ट काउंट की गणना की थी, किसके लिए गणना की थी? पीछे वाले के लिए गणना की थी, तो पीछे वाले के लिए सूत्र आएगा एम एस टी 1 MST माइनस 1 BST। तो यहाँ पर भी एल सी की गणना करनी है। एल सी की गणना का सूत्र क्या होगा? पिच बटा नंबर ऑफ टोटल डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। मतलब सर्कुलर स्केल पे कुल प्रभागों की संख्या हो गया, सर्कुलर स्केल पे कुल प्रभागों की संख्या, और ये पिच है। अब सर्कुलर स्केल की कुल प्रभाग तो अगला क्वेश्चन में देगा, तुम्हें चिंता नहीं लेनी है, खुद बोलेगा, कोई चिंता नहीं लेनी इस बात की। पिच, पिच की गणना करवा सकते हैं। पिच क्या होता है? पिच होता है कि एक घूर्णन में वृत्तीय पैमाने के एक घूर्णन में कितना रेखीय दूरी तय करेगा। यह एक घूर्णन में वृत्तीय पैमाने द्वारा तय की गई दूरी क्या होती है? पिच होती है। जैसे 6 घूर्णन में बोला 3 mm चला, तो एक घूर्णन में बताओ कितना हुआ? 3/6 बोले तो 0.5 हो गया। ठीक ठीक बात है क्या? ओके, तो फिर पिच बटा सर्कुलर स्केल के कुल प्रभाग, जैसा कि बता दिया, पिच बटा सर्कुलर स्केल के कुल प्रभाग हो गया यहाँ पर। ठीक है ना? अब जैसे एक क्वेश्चन करवा देते हैं कि ये 0.0 mm क्यों आता है सर? तो 2 घूर्णनों में मान लो कि 1 mm चला, तो एक घूर्णन का बताना है हमें, तो क्योंकि पिच तो एक घूर्णन की दूरी होती है ना, तो एक घूर्णन में आधा mm आ जाएगा भैया। एक घूर्णन में कितना mm आ जाएगा? आधा mm आ जाएगा। कुल प्रभाग कितने हैं? 100 है, तो 1/2 कुल प्रभाग 50 है, तो 1/2/50 आ गया। ये कितना आ जाएगा? 0.01 mm आ जाएगा भैया। ठीक है, फिर वो धनात्मक एरर और ऋणात्मक। धनात्मक होगा कब होगा? जब स्केल को बंद करो, स्केल को बंद करने के बाद, ये कौन सा स्केल है? सर्कुलर स्केल। ये कौन सा है? मेन स्केल। अगर सर्कुलर स्केल का 0 मेन स्केल से नीचे पड़ा हुआ है मतलब धनात्मक है, ऊपर गया मतलब ऋणात्मक है। बंद करने के बाद अगर नीचे आ गया तो धनात्मक, ऊपर गया तो ऋणात्मक। फिर धनात्मक शून्य त्रुटि का सूत्र होता है एल सी गुणा सी डी। जैसे अब ये मान लो बंद अवस्था की ही बात हो रही है, तो ये इसका कौन सा संपाती प्रभाव टच कर रहा है? जैसे मैं यहाँ पर बात करूँ, ये 1 2 3 4 और 5, पाँचों प्रभाग संपाती है। एल सी हो गया 0.1 mm, 0.01 mm, 0.01 mm, तो कितना आंसर हो गया? 0.05 mm हो गया बेटा जी। इसमें जो धनात्मक शून्य त्रुटि है इसमें 0.05 mm है। फिर यहाँ पर ऋणात्मक शून्य त्रुटि कैसे निकालेंगे? पर वही वहाँ पर क्या था? वर्नियर स्केल के कुल प्रभाग माइनस सर्कुलर वर्नियर स्केल का संपाती प्रभाग। तो यहाँ पर वर्नियर की जगह कौन आ गया? सर्कुलर स्केल। तो इस सर्कुलर स्केल के ऊपर कुल प्रभाग जैसे मान लो 50 है, माइनस इसका संपाती कौन सा होगा बताओ? संपाती कौन होगा इसका? ये 0 है ना, तो ये 49 हो गया, 48 47 46 और ये आ गया 45। कितना आ गया रे? 45 आ गया बेटा, तो ये आ गया आपका आंसर। और फिर इंटू एल सी कर देना 0.01, तो आ गया 0.05 आ गया। जैसे क्योंकि 0 है तो 0 से ऊपर तो 1 2 3 4 होंगी, इससे पीछे क्या होगा? 0 से पीछे 0 हो गया, मतलब इससे पीछे क्या होगा? 49 होगा ना, क्योंकि 49 के बाद 50 हो गया बेटा। 0 और 50 एक ही जगह होंगे, तो ये 49 हो गया, ये 48 47 46। फिर ये कुछ क्वेश्चंस है आप कर सकते हैं।
फिर परिमाण की कोटि आ गया आपका। 10 की घातों को परिमाण की कोटि कहा जाता है। यदि किसी संख्या का प्रथम अंक 1 से 4 के बीच स्थित हो तो प्रथम अंक के बाद दशमलव लगाएं। 1 से 4 के बीच हो, 1 से 4 के बीच हो तो पहले अंक के बाद लगाएं। जैसे 5 और 1 है तो प्रथम अंक 1 से 4 है या 5 से 9 है? 5 से 9 है। 5 से 9 तो दशमलव प्रथम अंक के पहले लगाएं, तो प्रथम अंक से पहले लगा दिया, प्रथम अंक से पहले। 4 है तो प्रथम अंक के बाद लगा दिया। तो पहले लगाया तो ये 51 है, तो अब भी 51 रहना चाहिए, तो 10 की घात 2 हो गया। अब घातों की संख्या क्या कहलाता है? परिमाण की कोटि। यहाँ पर 4.9 हो गया तो घात कितनी आ गई? 1। ठीक है, ये बाकी एग्जाम्पल कर लेना। थैंक यू। आई होप कि आप इस सीरीज़ में जुड़े रहेंगे। बाकी तैयारी करें। विश यू ऑल द बेस्ट।